अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? रेड बदक्सा में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ राह ए गेर बाय मरियम रहीम का 10th एपिसोड लेकर। अब चलते हैं एपिसोड की जानिब। हाशिर अपने कमरे में सफ़ेद आधी आस्तीन वाली शर्ट के साथ नाइट ट्राउज़र पहने बेड के पाई नीति पर टेक लगाए हुए किताब हाथ में थामे हुए, जिसके पन्ने बार बार पलटते वो किसी गहरी सोच में गुम किताब पर नजर जमाए हुए बैठा था। उसके जहन में दोपहर के मनाजिर घूम रहे थे। उसके सामने फजर खड़ी थी। हाशिर कुछ पल उसका चेहरा देखता रह गया। पिचके हुए गाल, अंदर को धसी हुई शहद आंखें। क्या ये वही फजर थी जिससे आए दिन उसका सामना होता था? नहीं, वो तो कोई और थी। एक पल को तो उसे पहचान ही ना सका था। उसे क्या हो गया था? वो ऐसी क्यों हो गई थी? क्या अब तक वो रामिस की मौत से संभली नहीं थी, या कुछ और वजह थी? उस वक्त वो शिद्दत से जानना चाहता था कि उसकी ये हालत किस वजह से हुई थी। रह रहकर हाशिर को उस औरत की बातों पर गुस्सा आ रहा था। उसकी बातें अब भी जहन में गूंज रही थीं। वो ऐसा क्यों कह रही थी? अल्फाज ऐसे नहीं थे जिनको दरगुजर कर दिया जाता। फजर की खामोशी ने उसे गहरी परेशानी में मुब्तला कर दिया था। उसके चेहरे को देखकर लगता था कि वो उसकी जानने वाली है। कुछ ही पल गुजरे थे। रात ने अपने अंधेरी नगरी फैला रखी थी। वो अब अपने कमरे में मौजूद बालकनी से टेक लगाए हुए चांद को देखने में मगन था। आज चांद भी उसे कुछ बुझा बुझा सा महसूस हुआ था, या फिर शायद वो खुद ही उदास था, इसीलिए उसे हर चीज़ उदास लग रही थी, जैसे वो हमेशा देखा करता था। उसका किसी चीज़ में दिल नहीं लग रहा था। उसके वजूद में जैसे कोई बेचैनी सी पल रही थी। अपने कमरे में वापस आया और पलंग पर पड़ा हुआ मोबाइल उठाकर वक्त देखा तो सुबह होने में कुछ वक्त ही बाकी था। वो सारी रात का जागा हुआ था, मगर नींद अब भी उससे नाराज थी। अलमारी की तरफ आया और ऑफिस जाने के लिए कपड़े निकालने लगा। फजर हिबा के मैसेज करने पर उसके कमरे में आई। उसने देखा हिबा बहुत रो रही थी। उसके हाथ में उसकी माँ की तस्वीर थी। हिबा ने नजर उठाकर देखा तो सामने फजर थी। चेहरे पर नरमी का तासुर लिया फजर भी उसे ही देख रही थी। आए आप ही बैठिए यहाँ। उसने अपने बराबर में उसके बैठने की जगह बनाई। जब वो बैठ गई तो तवज्जो तस्वीर को देखने लगी। क्या मैं आपको मेरी माँ की कहानी सुनाऊं? फजर ने उसे देखते हुए इस बात में सर हिलाया। मेरी माँ एक अजीम खातून थी। वो बहुत नेक थी। हर वक्त बस अल्लाह को याद करती। मुझे भी हर वक्त यही तलकीन क्या करती कि हिबा चाहे कुछ भी हो जाए, तुमने अल्लाह ताला की राह कभी नहीं छोड़नी। तुमने हमेशा सिराते मुस्तकीम का रास्ता अपनाए रखना है। मैं तब छोटी थी, आराम से उनकी बातें सुन लेती थी, फिर दिल से लगा लेती थी। लेकिन जब अचानक से वो मुझे छोड़कर चली गई, तो उस दिन के बाद से मेरा और अल्लाह का ताल्लुक ना होने के बराबर हो गया। मैं हर वक्त अल्लाह से शिकवे शिकायतें करती रहती कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, उन्होंने मुझे उस इम्तिहान के लिए क्यों चुना। उसने पल भर को रुककर सांस भरी और अपनी भीगी हुई आंखों से आंसू पोंछे। फजर उसे बिना कुछ बोले सुनती रही। ऐसा कई दिनों तक चला। मैं अल्लाह की नाफरमानी करती रही, न नमाज पढ़ती, न कुरान पढ़ा। मैंने अल्लाह से हम कलाम होना छोड़ दिया। लेकिन फिर उन्होंने मेरी ज़िंदगी में सिवा आप ही को भेजा। उन्होंने ही मुझे वापस थोड़ा बहुत अल्लाह की जानिब राग़िब किया। उन्होंने मुझे संभाला, मुझे बड़ा किया और वापस राह रास्त पर लेकर आई। उनके सबक देने पर मैंने वापस अल्लाह से रुजू किया। उसकी बात अपने इख्तिताम को पहुंची तो फजर गोया हुई। मैंने भी कुछ दिन पहले अल्लाह ताला से बहुत शिकायतें की। जो कुछ मेरे साथ मेरे बाप ने किया वो क्यों हुआ, लेकिन फिर बाद में मुझे समझ आ गई। उसी बात की जो मैं अक्सर रामिस से भी कहा करती थी कि जो हमारे साथ होना होता है उसमें किसी दूसरे को इल्ज़ाम नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये सब अल्लाह ने आपकी किस्मत में आपके पैदा होने के साथ ही लिख दिया होता है। फजर ने हिबा का हाथ थामा और उसे बड़ों वाले अंदाज में समझाने लगी। हिबा, मैं तुम्हें एक बात समझाना चाहती हूँ। अल्लाह से कभी शिकवे ना किया करो, बस उसकी रज़ा में राज़ी रहो। हाँ, कुछ हालात ऐसे भी पैदा हो जाते हैं जिनकी बिना पर आप बदल कर रह जाते हैं। आपकी सोचने समझने की सलाहियत मफलूज हो जाती है, लेकिन वक्त के साथ साथ आप में सब्र और इस्तकामत आ ही जाती है। हिबा फजर की बात सुनकर जोर से उसके गले लग गई। जब वो अलग हुई तो फजर की आंखों में देखने लगी। आपकी बातें सुनकर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे आपके जख्म अभी तक ताज़ा हैं और उसमें से खून रिस रहा। उसकी बात पर फजर ने कुछ न कहा, बस सर झुकाए हुए बैठी रही। आप ही मैं चाहती हूँ आपके जख्म भर जाएं, और यकीनन इस चीज़ से आपके जख्म जल्दी भर जाएंगे इंशाअल्लाह। ये कहते साथ ही हिबा ने साइड टेबल से एक सफ़ेद पुड़िया निकाली और उसके हाथ में पकड़ाना चाहा, लेकिन फजर उस चीज़ को देखती रही। उसने पकड़ने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। हिबा मुस्कुराई। यकीन करें, इससे आपको मुकम्मल सुकून मिलेगा। आपको इसकी अशद ज़रूरत है आप ही। हिबा ने वो अपनी हथेली में रखकर उसके सामने की। फजर की नज़रें उस चीज़ पर रही। हिबा ने देखा वो कतरा रही थी लेने से।
कुछ नहीं होता आपी, ले लें, ये आपको शिफायाब करेगा। फजल ने उसकी तरफ निगाहें की और अपना हाथ उसके सामने फैला दिया। हिबा एक बार फिर मुस्कुराई और वो चीज़ उसकी हथेली पर उंडेल दी। फजल उठ खड़ी हुई, हिबा की नज़र उसी पर जमी रही। ठीक है हिबा, मैं अब चलती हूँ। हिबा ने उसके कहने पर सर हिलाया और आगे के लाइला अमल के लिए सोचने लगी। उसके अंदर एक शैतानी ताकत ने जन्म ले लिया था। उसने बहाने से फजल को अपने पास बुलाया और अपनी माँ की कहानी के झांसे में फंसाकर अपना काम सर अंजाम दे दिया, वो काम जिसका 1.5 महीने कबल हुक्म दिया गया था। सफ़ेद आधी बाजुओं वाली शर्ट के साथ नीले रंग की जीन्स पहने, जेबों में हाथ डाले ताबिश उस वक्त उसी कैदी के सामने खड़ा था। उस कैदी की हालत ऐसी थी जैसे वो मुश्किल से जिंदा है। सांस रुक रुक कर आ रही थी, जिस्म पूरा भीगा हुआ, बालों से गिरता हुआ पानी टपक टपक कर जमीन पर जज़ब हो रहा था। वह नकाहत ज़दा अंदाज में ताबिश को देख रहा था। मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ, ये सब मिर्जा कर रहा है, मेरा यकीन करो। वो इंसान लंबी लंबी सांसें भरते हुए कह रहा था। ताबिश को उस पर अभी तक रत्ती बराबर भी यकीन नहीं हो रहा था। तुम अभी तक सुधरे नहीं। हमने तुम्हें मार मार कर तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दी है, लेकिन तुम अभी तक झूठ बोल रहे हो। कोई शर्म है या नहीं? ताबिश ने अपनी पैंट की जेब से हाथ निकाला और उस कैदी के सामने एक टांग खड़ी की, दूसरे बैठाए उसकी थोड़ी पर हाथ रखा। सर, एक बार इसकी बात सुनने में क्या हर्ज है? क्या पता वो ठीक बोल रहा हो। ताबिश ने गर्दन मोड़कर जेल के दरवाजे से टेक लगाए हुए खड़े हसन को शक की नजरों से देखा। तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि ये आदमी सच बोल रहा है? अपने हाथ झाड़ते उसकी जानिब आया तो हसन टेक छोड़कर सीधा खड़ा हुआ। मैं अंदाजा लगा रहा हूँ कि जब से ये आया है मिर्जा नामी शख्स का नाम लिए जा रहा है। आगे अब अल्लाह जाने। अपनी आखिरी बात पर उसने कंधे उचकाए। ताबिश ने कुछ सोचती नजरों से दोबारा उस कैदी को देखा। ठीक है, मैं सिर्फ तुम्हारे कहने पर एक बार इसकी बात मान रहा हूँ। तुम इससे एड्रेस वगैरह मालूम करो। कहते साथ ही उस जेल से निकल गया। वो लॉन में मौजूद सोफे पर टांग जमाए हुए बैठी थी। उसके हाथ में एक लाइटर था जिससे आग जला बुझा रही थी। उसके लबों पर मखसूस मुस्कुराहट देखने को मिल रही थी, जिसकी वजह उसके साथ सुरमई रंग की शलवार कमीज में मलबूस सिराज को भी मालूम थी। वो फोन कान से लगाए हुए किसी से बात करने में मगन थी। स्पीकर ऑन होने की वजह से सिराज भी आराम से सुन सकते थे। मैडम, वो पुलिस वाला किसी भी वक्त आ सकता है। फॉक्सी की आंखों में चमक उभरी। सिराज खामोशी से उस चेहरे के उतार चढ़ाव देखने में मगन थे। आप फॉक्सी दी फॉक्स के करीबी साथियों में शुमार होते हैं मिर्जा। फॉक्सी के करीबी साथी किसी भी घबराहट का शिकार नहीं होते, बल्कि डटकर मुसीबत का मुकाबला करते हैं। उसने अपनी आंखों का रुख लाइटर की जानिब किया तो देखा वो दबाने से उसका अंगूठा लाल हो चुका था, लेकिन उसे कोई परवाह न थी। वो अपने काम में मशगूल रही। उसके कान में घबराहट से भरपूर मिर्जा की आवाज़ गूंजी, लेकिन वो किसी भी वक्त और एन एकदम से उन दोनों का राब्ता टूट चुका था। फॉक्सी ने मुस्कुराकर फोन रखा, मोबाइल से सिम निकाली और उसे तोड़कर उछाल दिया। फिर सोफे से उठी। अब उसके हाथ में मोमबत्ती का जार था जिससे भीनी भीनी खुशबू पूरे लॉन में बस रही थी। उसके साथ थोड़े फासले पर बैठे सिराज बोले, अब क्या करोगी? उस पुलिस वाले को तो पता चल जाएगा हमारे काले धंधे के बारे में। फॉक्सी के लब सियाह मास्क के हाले में मुस्कुराए। और उसे बताएगा कौन? सिराज एक पल को चौंके, उन्हें कुछ महसूस हुआ था। मिर्जा और कौन? फॉक्सी उनके सवाल पर हंसी। वो बेचारा जिंदा बचेगा तब बताएगा ना। सिराज को जिस बात का शक था वो अब यकीन में बदलने लगा। कैसे? फॉक्सी ने पहले उसकी जानिब देखा, फिर उस मोमबत्ती की जानिब। फॉक्सी अपने राज किसी को नहीं बताया करती। ये मंजर एक अड्डे का है। यहाँ हर सू दिन के उजाले में भी तारीकी फैली हुई थी। बादलों ने अपने आप को पूरे आसमान पर फैला रखा था। घने जंगलों के बीच में बना हुआ ये अड्डा उस वक्त किसी डरावने घर से बिल्कुल कम न था। उसके अंदर बसे कुछ बाशिंदे दिन होने के बावजूद भी ख्वाब खरगोश के मजे लूट रहे थे, लेकिन उनमें से एक वो इंसान था जो खिड़की के सामने लगी हुई कुर्सी पर बैठा हल्की सी रोशनी में नजर आता हुआ किसी से मौन गुफ्तगू था। उसके सामने एक चाय का बड़ा सा मग रखा था जो कुछ देर कबल उसका एक वफादार मुलाजिम रख कर गया था। सफेद रंग की शलवार कमीज और हाथ में महंगी घड़ी पहने, बाल माथे पर पीछे किए, साड़ी पर हाथ फेरते हुए परेशान कुंसा पुरशिकन चेहरा लिए था। मैडम, वो पुलिस वाला किसी भी वक्त मुझे पकड़ने आ सकता है। मोबाइल कान से लगाए हुए वो शख्स बार बार खिड़की की मदद से बाहर की जानिब देख रहा था। उसके चेहरे पर वाज़ेह घबराहट थी। आप फॉक्सी दी फॉक्स के करीबी साथियों में शुमार होते हैं मिर्जा। फॉक्सी के करीबी साथी किसी भी घबराहट का शिकार नहीं होते, बल्कि डट के मुसीबत का मुकाबला करते हैं। मिर्जा के कान में फॉक्सी की आवाज़ गूंजी। उसने चाय का कप उठाया और चुस्की भरते हुए अपनी जगह से उठा। लेकिन वो किसी भी वक्त।
गर्दन मोड़े दरवाजे की जानिब देखा तो एक पल को मुंजमद हो गया। उसका पूरा वजूद लर्जने की जद में आ चुका था। उससे आगे मिर्जा से कुछ बोला ना गया, क्योंकि ऐन उसके सामने ताबिश अपना दाया हाथ हवा में मौली किए उसके सामने बंदूक ताने खड़ा था। मोबाइल उसके हाथ से छूटकर नीचे गिरा। गिरने के साथ ही स्क्रीन चकनाचूर हो गई। मिर्जा ने पीछे मुड़कर खिड़की की जानिब देखा। इससे कबल वो उससे निकलकर भाग जाता, ताबिश उसके इरादों को भांपकर उसकी जानिब आया। खबरदार, जो अगर तुमने भागने की कोशिश की अपनी जगह पर खड़े रहो, वरना तुम्हारे भेजे में 6 की 6 गोलियां डाल दूंगा। मिर्जा को अपने गले में शदीद किस्म का दर्द उठता हुआ महसूस हुआ, लेकिन अपने दर्द को कमाल महाराज से छुपाए उसके सामने डटा रहा। ताबिश कदम कदम उसकी तरफ आया और खिड़की के सामने रखी हुई कुर्सी खींचकर उस पर मिर्जा को पटकने के से अंदाज में बैठाया और अपना दायां घुटना कुर्सी पर रखा। मिर्जा के चेहरे पर खौफ व हरास फैलने लगा। चलो शाबाश, बताओ तुम किसके लिए काम करते हो? ताबिश ने उसके सियाह आंखों में देखा। मिर्जा के गले में दर्द की शिद्दत बढ़ने लगी, जिसकी वजह से उसके आंसू भर भर गिरने लगे। हाँ, ये अपने रोने का शुगल बाद में शुरू करना, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। मिर्जा ने अपने तर लबों पर जबान फेरी। उसका दर्द अब पूरे जिस्म में हावी हो रहा था। मैं किसी के लिए काम नहीं करता। उसने दर्द होने के बाद जोर लगाया। ताबिश के लबों पर मखसूस मुस्कुराहट उभरी। फिर एक झटके से उसने मिर्जा के दाएं हाथ का निशाना लिया और गोली चला दी। खून उबल उबल कर जमीन पर फैलने लगा। मिर्जा अपना खून आलूद हाथ सख्ती से दबोचे रहा। मैं जो पूछ रहा हूँ शराफत से सीधे अंदाज में बता दो, वरना मुझे उंगली टेढ़ी करने में कोई एतराज नहीं। वैसे भी खून तुम्हारा ही बहेगा। बंदूक की नाली उसकी कनपट्टी पर जोर से मारी। मिर्जा ने बमुश्किल सांस भरी। सांस भरने से उसके अंग अंग में दोबारा दर्द जाग उठा। मुझे मत मारो, मैं बताता हूँ। अपने हाथ को दबाते दर्द कम करने की कोशिश की, लेकिन दर्द कम होने के बजाय मजीद बढ़ रहा था। ताबिश उसकी बात पर हंसा। मैं इससे कबल मिर्जा अपनी बात मुकम्मल करता वह एक झटके में जमी बोस हुआ। उसके मुंह से झाग किसी लहर की तरह निकलकर जमीन पर फैल रही थी। ताबिश हैरान हुआ और उसी हैरानगी के साथ उसके जिस्म के पास बैठा उसे झंझोड़ने लगा। उठो उठो, तुम्हें क्या हो रहा है? ताबिश हवास बागता अंदाज में उसका जिस्म हिलाए जा रहा था। मिर्जा की आंखें ऊपर को उठ रही थीं। उन आंखों की रोशनी मांद हो चुकी थी। ताबिश को बेहद गुस्सा आया और उस गुस्से की जद में बेजान सी कुर्सी आई थी जिसे ताबिश ने बुरी तरह से जमीन पर पटका था। उसे महसूस हो रहा था वो दोबारा से पहले जीने पर मौजूद है जहाँ से उसने जंग की शुरुआत की थी। एक बार फिर जमीन पर बैठकर मिर्जा की लाश को हिलाया, जो अब मुकम्मल सर्द हो चुकी थी। हाशिर हस्बे मामूल अपने ऑफिस में बैठा किसी फाइल की वर्कगर्दानी करने में मसरूफ था। पुरशकन पेशानी किसी गहरी सोच का पता दे रही थी। हल्के से दरवाजे खुलने की आवाज आई तो चेहरा उठाकर देखा। सुता हुआ चेहरा लिए ताबिश अंदर दाखिल हुआ और सुस्त रवि से कदम उठाते मर्दनी से चाल चलते हुए सोफे की पुष्ट पर सर रखे हुए बैठ गया। हाशिर ने यह सारी कार्रवाई थोड़ी तले हाथ रखे हुए देखी। पेशानी की शिकनें मजीद गहरी हुई। फिर चेहरे पर मुस्कुराहट से जाए उसको छेड़ने की गर्ज से बोला, आ गए तुम फारिग इंसान। कभी कभी मैं सोचता हूँ थकते नहीं हो तुम फारिग रह कर। ताबिश के चेहरे पर नागवारी जाहिर हुई। तुम होश में तो हो? उसको शुबा हुआ हाशिर की बात पर। हाँ, मैं तो मुकम्मल होश व हवास में हूँ, अलबत्ता तुम नहीं लग रहे। हाशिर ने उसकी तरफ देखा। ताबिश ने सर सोफे की पुष्ट पर ही जमाए हुए हाशिर को शक की नजरों से देखा। तुम्हें क्या लगता है बस तुम काम करते हो, बाकी सब इंसान फारिग हैं तुम्हारी नजर में? दांत कचकचाते वापस सोफे की पुष्ट पर सर जमाए हुए ताबिश बोला। ताबिश, खैरियत है? कोई मसला है क्या? हाशिर एकदम से फाइल साइड पर करते हुए आगे को होकर बैठा। नहीं, मुझे क्यों कोई मसला होगा? सब मसले तो तुम्हें ही होते हैं, बाकी सब तो ऐश से हैं। अजीब इंसान हो यार तुम भी, जो दिमाग में आए बोलते जाते हो। ताबिश बिगड़े हुए तासुरात के साथ बोला। हाशिर हवन्नों की तरह उसे देख रहा था। अभी कुछ कहता, लेकिन ताबिश ने ऐसा कोई मौका ना दिया। और एक बात और, ये जो मुझे हर वक्त तुम फारिग के ताने मारते रहते हो ना, आइंदा ये मत करना। एक दफा आकर बैठो मेरी जगह पर, फिर तुम्हें पता लगे। अजीब ड्रामे हैं, सबके सामने लगे रहते हो। मैं दरगुजर कर जाता हूँ, मगर अब हद होती है। इंसान हूँ, कितना बर्दाश्त करूँ? ताबिश सोफे से उठा और तनफन करता हुआ दरवाजा मार कर चला गया। पीछे हाशिर अभी तक बेयकीनी की कैफियत में मुब्तला रहा। जो कुछ भी हुआ था उसे समझने में काफी वक्त लगा। इतने में सफा अंदर आई और हैरानगी से पूछा, हाशिर खैरियत है? ताबिश इतने गुस्से में क्यों गया? हाशिर ने उसकी तरफ देखा और जबरदस्ती लबों पर मुस्कुराहट सजाई। हाँ, बस ऐसे ही, पता तो है तुम्हें बात बात पर नाराज हो जाता है। सफा को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ, इसलिए वो दोबारा पूछकर तस्दीक चाही। आर यू श्योर?
हाँ हाँ, कुछ नहीं हुआ, सब सेट है। उसने वापस अपनी फाइल की तरफ रुजू किया, मगर सफ़ा उसी तरह खड़ी रही। तुम दोनों की लड़ाई की वजह से ऑफिस का माहौल डिस्टर्ब हो गया है हाशिर। बाहर सब चेमगोया कर रहे हैं। मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसलिए मैंने तुमसे पूछा। हाशिर ने उसकी तरफ देखा। शायद किसी बात को लेकर परेशान होगा, इसीलिए गुस्से में आ गया, वरना वो ऐसा नहीं है। सफ़ा ने उसकी बात सुनी और फिर सर अस्बात में हिलाते हुए यहाँ से चली गई, और पीछे हाशिर अभी नजरें झुकाए फाइल को घूरते हुए किसी गहरी सोच में मुब्तला था। उस वाक़ये को गुजरे हुए अभी ज़्यादा वक्त न हुआ था। ताबिश अपने पलंग पर लेटा रहा। कुछ देर के लिए सोना चाहता था, लेकिन नींद आने से कोसों दूर थी। जो कुछ दिन से उसके साथ हुआ था वो नाकाबिले फरामोश था। पहले मिर्ज़ा की मौत, फिर हाशिर के लफ्ज़ों ने बहुत बुरा महसूस करवाया था। लेटे लेटे बेजार हुआ तो उठ बैठा। तभी उसके पलंग के पास मौजूद साइड टेबल पर पड़ा हुआ उसका मोबाइल बजने लगा। उसने मोबाइल अपने हाथ में लेकर देखा तो सिफा कॉलिंग लिखा हुआ आ रहा था। कुछ देर खाली अलज़हनी के आलम में मोबाइल स्क्रीन को देखता रहा, साथ साथ सोचता रहा कि फ़ोन उठाए या नहीं। बिल आखिर उससे फैसला हो चुका था। अब वो पलंग की पीठ से टेक लगाई वह मोबाइल कान से लगाए बैठा था। ताबिश, सब ठीक है? उसके कान में सफ़ा की फिक्रमंद आवाज़ गूंजी। ताबिश को हैरानी हुई और उसी हैरानी भरे अंदाज में कहा, हाँ सफ़ा, तुम क्यों पूछ रही हो? उसकी बात पर सफ़ा कुछ देर बाद बोली, वो असल में तुम आज कुछ गुस्से में दिखे थे मुझे, बल्कि पूरे स्टाफ हो। क्या कुछ हुआ है? कुछ खास नहीं, बस मुझे हाशिर पर गुस्सा आ गया था इसीलिए। क्या मतलब, हाशिर पर क्यों गुस्सा हुआ है? उसके सवाल पर ताबिश ने गहरी सांस खारिज की और सब मनोअन बताने लगा। हाशिर को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। क्या उसे मालूम नहीं तुम हमारी कंपनी के ओनर होने के साथ साथ एक पुलिस ऑफिसर भी हो? पुलिस वालों को और भी बहुत से काम होते हैं। क्या हुआ जो तुम वक्त पर नहीं आते हो? कम से कम आते तो हो ना। ताबिश को समझ न आया उसके बाद का जवाब क्या दे। तुम्हारे यूँ जाने से सब शौक में आ गए थे। हर तरफ चेमगैया हो रही थी कि ऐसा क्या हुआ है जो ताबिश सर यूँ गुस्से से गए। वो तो मैंने फिर बाद में सबको डांटा था, तब जाकर काम में लगे थे। उस लड़ाई की वजह से सारे ऑफिस का माहौल दरहम बरहम हो चुका था। अपनी बात कहकर सफ़ा खामोश हुई, उसके जवाब का इंतजार करने लगी। ताबिश के पास बोलने के अल्फाज का चुनाव नहीं बचा था, इसलिए उसने फ़ोन काटने में ही आफियत जानी। मैं तुमसे बाद में राब्ता करता हूँ, अभी कुछ मसरूफ़ हूँ। ये कहते उसने कॉल मुंतका करके मोबाइल वापस अपनी जगह पर रखा। वो सर हाथों में थामे हुए सोचने पर मजबूर हो गया। उसे लग रहा था किसी और का गुस्सा उसने हाशिर पर निकाल दिया है। उसका दिल उस बात पर उसे मलामत कर रहा था, लेकिन उसका दिमाग उसे कह रहा था वो अपनी जगह पर दुरुस्त है। हाशिर ने बहुत गलत किया है उसके साथ, ऐसा कतई नहीं करना चाहिए था। वो हर किसी के सामने उसे यूं जलील कर देता था, उसे ऐसा करने का कोई हक नहीं। उसका दिमाग उसे ये भी तलकीन किए जा रहा था कि वो हाशिर से कभी बात ना करे, और दिल कह रहा था कि वो ठीक कह रहा है, वो तुम्हारा दोस्त है, कह सकता है। दोस्त तो सब कुछ कह सकते हैं। और दिल और दिमाग की इस सर जंग में वो बुरी तरह से फंस चुका था। उसे समझ न आया क्या करे। एकदम अपने पलंग से उठा और साइड टेबल से गाड़ी की चाबी उठाए हुए कमरे से चला गया। फॉक्सी इस वक्त सफ़ेद इमारत के ड्राइंग रूम के वस्त में बैठी थी, जहाँ कोई जी रूम मौजूद ना था। उसकी सियाह आंखें अपनी चाकू पर थीं और सोच कहीं और। उसके लब गहरी मुस्कुराहट में ढले थे। तभी सिराज उसकी जानिब आए। वो ताज्जुब से उसे मुस्कुराता देखने लगे। क्या हुआ, खैरियत? आज बड़ी खुश नजर आ रही हो तुम। सियाह पैंट शर्ट पहने, बाल माथे पर जमाए, हाथ पैंट की जेब में उड़ से बोले। फॉक्सी ने मुस्कुराकर उनकी जानिब देखा। उसकी मुस्कुराहट खोखली ना थी, बल्कि आज उसमें हर वो तासुर था जिनको वो कई वर्षों से गहरी नींद सुलाई हुए बैठी थी। क्योंकि बहुत जल्द मेरी वो ख्वाहिश पूरी होने वाली है जिसके लिए मैं पिछले काफ़ी महीनों से इंतज़ार कर रही हूँ। सिराज ने आबरू उचकाकर उसे देखा और फिर उससे थोड़ा फासले पर बैठ गए। क्या मैं जान सकता हूँ उस खुशी का राज? फॉक्सी ने उनकी जानिब देखा, फिर दोबारा अपनी नज़रों का ताक़ुब उस चमकते चाकू पर किया। नहीं। वो चाकू की नोक अपनी उंगली पर दबाए हुए बोली। उस हरकत से खून की नन्ही सी बूंद निकलकर ज़मीन पर गिरी। सिराज उसकी हरकत बखूबी देखने लगे। उनके शुबा हुआ था जैसे उस वक्त वो अपने हवासों में नहीं। फॉक्सी अपने दुख और गम में अकेली रहना पसंद करती है। अभी तक अपना वही अमल दोहराने लगी। सिराज ने लब आपस में पेवस्त किए। मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। मैंने सुना है एक बार फिर तुम किसी के कत्ल की तैयारी कर रही हो। फॉक्सी देखो तुम। फॉक्सी ने उनकी बात बीच में ही काट दी। मुझे ज़्यादा पट्टियाँ पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे दिल में जो आएगा मैं वो करूँगी। बता दीजिएगा अपने उन सो कॉल्ड बॉस को भी। और मुझे ज़्यादा कुरेदने की ज़रूरत नहीं है। फॉक्सी अपने राज किसी को नहीं देती।
ये कहकर अपने कमरे की जानिब चल दी और सिराज पीछे मुड़कर उसे यकसुई से देखते रहे। वो बिल्कुल सही कह रही थी। वो जितना भी उससे पूछने की कोशिश करते लेकिन आखिर में हमेशा शिकस्ती महसूस करते। सिराज ने सर झटका और अपने ज़रूरी काम के लिए इमारत से निकल गए। रात का पिछला पहर था। फॉक्सी अपने कमरे में आरामदेह हालत में हाथों में किताब थामे बैठी थी। मास्क से पाक चेहरा, गोता कोट स्टैंड पर लटका हुआ। एकदम कदमों की आवाज़ आई और कुछ पल बाद कमरे का दरवाज़ा खोला। अंदर दाखिल होने वाले शख्स को देखकर उसका हलक तकड़वा हो गया। कैसी है मेरी बेटी? उनकी शीरी आवाज़ उसके समाज से टकराई। लबों को सख्ती से बंद किए हुए फॉक्सी बस नवारिद का चेहरा तके गई। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको किसने इजाज़त दी आने की? बॉस सीने पर हाथ जमाए हुए खामोशी से देखते गए। तुम मेरी बेटी हो, मुझे किसी की इजाज़त नहीं चाहिए। मैं जब चाहे जहाँ चाहे तुमसे मिल सकता हूँ। फॉक्सी उनकी बात को बगैर किसी हरकत के सुने गई। लेकिन मैं आपसे मिलना नहीं चाहती। ये बात आपको 1000 बार बता चुकी हूँ। एक बार में समझ में क्यों नहीं आती? बॉस ने एक कदम उसकी जानिब बढ़ाया। क्यों नहीं मिलना चाहती तुम? आखिर इसकी वजह क्या है? फॉक्सी उनके बढ़ते हुए कदमों को अपनी तरफ आते देखने लगी। मेरी तरफ अपने कदम ना बढ़ाएं, मुझे घिन आती है आपसे। बॉस उसकी बात पर चौंके। मैं तुम्हारा बाप हूँ? फॉक्सी सर्द अंदाज में गोया हुई। बाप बेटियों के मुहाफिज होते हैं, आपकी तरह नहीं होते जो अपनी बेटियों को अंधी खाई में धकेल दे। उन्होंने एक और कदम उसकी तरफ बढ़ाया। तुम जानती हो मेरा कोई बेटा नहीं था। मैं चाहता था मेरा बिजनेस कोई मेरे बाद संभाले, इसलिए मैंने तुम्हें चुना। फॉक्सी सर्द अंदाज में हंसी। मैं जानता हूँ तुम अभी तक मुझसे इस बात पर नाला हो, मगर मेरे पास इसके अलावा कोई और चारा नहीं था। मैं अपने बिजनेस को किसी और के हत्थे चढ़ता हुआ नहीं देख सकता था। ये मेरी बरसों की बनाई हुई रियासत है। पल पल बैठकर मैंने इसे बुलंदी तक पहुंचाया है। इसके और मेरे बीच जो भी आया उसे मैंने पैरों तले रोन दिया। अपनी बात कहकर उन्होंने सारा फासला एक ही पल में मुकम्मल किया और फॉक्सी का वजूद उसी वक्त सनसना उठा। मुझे तुम्हारी फिक्र होती है। मैं नहीं चाहता था तुम किसी परेशानी में मुब्तला हो, इसलिए मैंने कुछ अहम फैसले लिए हैं। वो ये कि तुम सब काम पश मंजर में रहकर करो। आप होते कौन है मेरे लिए फैसला करने वाले? उसने गुस्से से उन्हें देखा और आंखें मोड़े हुए खिड़की के बाहर मौजूद जंगल को देखे गई। तुम्हारा बाप हूँ, मेरे पास पूरे इख्तियारात हैं तुम्हारे बारे में फैसला लेने के। फॉक्सी ने अपना वजूद मोड़ा और उनकी आंखों में अपनी आंखें गाड़ के बोली। वो इख्तियारात आप खो चुके हैं, इसलिए मेरे माने अपनी तवानाई अब मुझ पर ज़ाया ना करें, क्योंकि वैसे भी मैं हमेशा अपनी मर्जी करती हूँ और अब भी करूँगी। बोलते बोलते कुछ याद आया तो दोबारा बोली। एक आखिरी बात और कहना चाहूँगी। मैं इतनी डरपोक नहीं कि पस मंजर में रहकर काम करूँ। फॉक्सी सबके सामने डंके की चोट पर काम करेगी। नखवत से सर झटका और उसके कमरे से जाने लगी, लेकिन तभी बॉस बोले। मैं सब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो पुलिस वाला अपनी जान जोखिम में डालकर तुम्हारी तलाश में मारा मारा फिर रहा है। फॉक्सी ने उनकी बात पर जोरदार अंदाज में कहका लगाया। मालूम है, मैं उसके कदम कदम से वाकिफ हूँ। फिर भी तुम इतनी बदएहतियाती दिखा रही हो। उसने तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दिया तो? बॉस ने पूछा। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो फॉक्सी के मामलात में टांग अड़ाए या उसे छूने की कोशिश करे। फॉक्सी ने अल्फाज अदा किए और कमरे से चली गई। पीछे खड़े बॉस ने उसे तन फंजाते हुए देखा। फजर इस वक्त दारुल अमान के पिछले हिस्से की तरफ बैठी थी। ये हिस्सा ज़्यादा बड़ा ना था। यहाँ भी घास की क्यारियाँ बनी हुई थीं, जैसे लॉन में थीं। फजर यहाँ दूसरी बार आई थी, पहले जब रामी जिंदा था और अब उसके इंतकाल के 1.5 महीने बाद। खुले आसमान तले हाथ में रामिस की शर्ट थामे बैठी थी, जिसे उसने सीने से भींच रखा था। उसके आसपास इक्का दुक्का लोग थे जो अपने काम में मशगूल थे। उन शहद आंखों से आंसू मुतवातर रफ्तार में बरस रहे थे। रामिस, आपके जाने के बाद मेरी ज़िंदगी बहुत बदल गई है। जब आप मेरी ज़िंदगी में थे तो मैं खूब हंसती थी, बोलती रहती थी, मुस्कुराती रहती थी। लेकिन अब जब से आप गए हैं, वो हंसी, वो मुस्कुराहट मेरी ज़िंदगी से ओझल हो चुकी है। मैं बावजूद कोशिश के भी हंस नहीं पाती। मैं खुलकर हंसना चाहती हूँ, हंसी की झलक में डूबकर अपने आंसू पोंछना चाहती हूँ। मैं खुश रहना चाहती हूँ, लेकिन एक आंसू उसके गाल पर फिसला तो उसने वो गाल बुरी तरह से मसल डाला। उसी असना में फजर को अपने पीछे किसी कदमों की आहट सुनाई दी। उसने देखा हिबा उसकी तरफ मुनातिफ थी। फजर ने आंसू पोंछे और लबों को ज़बरदस्ती मुस्कुराहट में खींचा। कई साथे खामोशी की नज़र हुए। वो उसके सामने हाथ बांधे हुए खड़ी हुई। हिबा की आंखों में एक अलग किस्म की उदासी मौजूद थी। क्या आप अभी तक मुझसे नाराज़ हैं आपी?
हिबा ने कदमों का फासला तय किया और उसके हाथ पकड़े। रामिस की शर्ट अभी तक फजर के हाथ में थी। नहीं हिबा, मैं तुमसे क्यों नाराज होंगी? फजर ने उसकी आंखों में देखा। तो आप मुझसे कतराती क्यों हैं? पहले सारा सारा दिन आपका मेरे साथ गुजरता था और अब आप यूं अलग थलग बैठी होती हैं जैसे कोई इंसान ही ना हो। फजर उसकी बात पर धीमा लहजा अपनाए हुए बोली, बस अब दिल नहीं चाहता मेरा किसी से बात करने का, इसीलिए। अपने हाथ छुड़वाए हुए और इधर उधर देखने लगी। हिबा ने देखा उसकी आंखों में नमी थी जिसे छुपाने की वो भरपूर जतन कर रही थी। हिबा ने उसके चेहरे का रुख अपनी जानिब किया। बस बहुत हो गया रोना धोना, जो होना था वो हो चुका है, अब जो होने लगा है उस पर नजरसानी करें। फजर ने हैरत से उसे देखा, फिर पूछा, क्या मतलब? हिबा उसके सवाल पर हंसी और हंसते हंसते दोबारा गोया हुई। फजर का पूरा वजूद मुजस्सिम समात बना हुआ था। अरे मेरी प्यारी आपी, मेरे कहने का मतलब है कि आज मैं आपको कहीं घुमाने का सोच रही हूँ। कब तक यूं खुद को बंद रखेंगी? बाहर निकले, मौसम के मजे लूटें। फजर उसकी बात पर नफी करने ही लगी थी कि हिबा ने उसे खामोश रहने का कहा। ना 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 ना, मैं इनकार तो बिल्कुल नहीं सुनूंगी, आपको मेरे साथ जाना ही होगा। फजर ने गहरी सांस भरी। उसने हार मानने वाले अंदाज में सर हिलाया। अच्छा बताओ, कहाँ ले जाओगी मुझे? उसने शर्ट को तय करके अपने सीने से लगाया। हिबा ने सोचने वाले अंदाज में दिमाग पर उंगली रखी। एकदम एक ख्याल उसके दिमाग में समाया। शॉपिंग मॉल, हाँ शॉपिंग मॉल, ये बेस्ट रहेगा क्योंकि मुझे कुछ ज़रूरी चीज़ें भी लेनी हैं। साथ ही हमारी आउटिंग भी हो जाएगी और जिस काम के लिए जा रहे हैं वो भी। हिबा ने हल के साथ साथ तजवीज़ भी पेश की। फजर ने कुछ सोचकर इस बात में सर हिलाया। ठीक है, मैं ज़रा ये अंदर रख कर आती हूँ। उसने सीने में दबी हुई शर्ट की तरफ देखते हुए इशारतन कहा और चल दी। हिबा खामोशी से उसे जाता हुआ देखने लगी। जब फजर उसकी नज़रों से ओझल हो चुकी थी तो उसके लबों पर एक मायने खेत सी मुस्कुराहट रेंगने लगी। ऐसी मुस्कुराहट जैसे जंग में जीत उसकी यकीनी हो। तुम बहुत जल्द अपने बेटे से मिलने वाली हो फजर, और यकीन करो तुम्हारे मरने पर मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। बड़बड़ाते साथ हिबा ने हाथ झाड़े जैसे कोई नादीदा चीज़ झटकी हो। फजर दोबारा बाहर आई तो हिबा उसके इंतजार में खड़ी थी। हिबा की नज़र उसकी सुरमई रंग की घड़ी पर पड़ी थी और गौर से देखने लगी। हिबा, फजर ने उसे मुखातिब किया तो सर झटक कर उसे मुस्कुरा कर देखने लगी। चले आप ही, बहुत देर हो गई है। उसने फजर की तरफ सवाली नज़रों से देखा तो उसने इस बात में सर हिलाया। अब वो दोनों कराची के मशहूर डॉल्मिन मॉल के अंदर मौजूद थी। फजर का हाथ हिबा के हाथ में था। हिबा आगे आगे थी तो फजर खामोशी से उससे 2 कदम पीछे चल रही थी। हिबा को अपनी मतलूबा चीज़ अभी तक नहीं मिली थी जिसकी वजह से वो काफ़ी गुस्से का शिकार थी। क्या यार, मैं जिस चीज़ के लिए यहाँ आई थी वो तो मिली नहीं। उसने पीछे मुड़कर फजर की जानिब देखा तो उसने बस मुस्कुराने पर इक्तफा किया, और कर भी क्या सकती थी। दफातन हिबा को पीछे से किसी ने बहुत जोर का धक्का दिया था। धक्का लगने से बुरी तरह से गिर जाती अगर फजर उसे न पकड़ती। हिबा ने संभलते ही पीछे मुड़कर देखा तो 2 सियाह नकाबपोश उसे ही घूरे जा रहे थे। हिबा को किसी अनहोनी का एहसास जागा और फौरन फजर का हाथ थामकर उस जगह से जाने लगी। लेकिन उसकी बदकिस्मती कि वो 2 सियाहपोश उनका पीछा करते हुए उनकी तरफ आ रहे थे। फजर और हिबा के चेहरे पर घबराहट के निशानात वाजे थे। दोनों एक वीरान जगह पर आ गई जहाँ कोई नफ्स ना था। यहाँ हर सू वीरानी का समा था। ऐसा मालूम होता था जैसे किसी इंसान की यहाँ रिहाइश ना हो। ये एक सड़क थी जिसके इर्द गिर्द लंबे कदावर पेड़ थे। उनके पत्तों की आवाज़ और आसमान में उड़ते हुए परिंदे उन दोनों से अक्सर फरामोश थे। भाग भाग कर उनकी सांस फूल चुकी थी, लेकिन अभी तक उन सियाह नकाबपोशों ने पीछा नहीं छोड़ा था। वो अपनी गाड़ी लिए उनके पीछे गामजन थे। ये हमारे पीछे क्यों आ रहे हैं, आखिर चाहते क्या हैं? हिबा ने सांस बहाल करते हुए कहा। फजर के चेहरे पर अब भी घबराहट थी। उसी असना में उन दोनों इंसानों ने गाड़ी उनके सामने रोकी। वो दोनों एक झटके से रुके। हिबा ने फजर का हाथ थामकर उसे अपने करीब करना चाहा था, लेकिन ठीक उसी वक्त एक सियाहपोश ने फजर को अपनी जानिब खींचा और एक कपड़ा उसके मुंह पर रखा। उसी वक्त फजर का जहन माफ होने लगा। उसकी आंखों के गिर्द गहरा अंधेरा छाने लगा। हिबा ने देखा फजर उस आदमी के बाहों में झूल कर रह गई है और वो अब उसे गाड़ी में डाल रहा था। आखिरकार वो कामयाब हुई। ये सोचते ही पूरे जिस्म में खुशी की लहर दौड़ गई कि अब से वो भी फॉक्सी के खास लोगों में शुमार होने लगी थी। लब एकदम मुस्कुराहट में ढले। वो रुख मोड़े हुए जाने ही लगी थी। जब दूसरे सियाहपोश ने उसे पकड़ा तो वो मसलने लगी। उस पर हैरतों के पहाड़ गिरने लगे। लबों से एकदम मुस्कुराहट गायब हुई। वो शोर करने लगी, छोड़ो छोड़ो, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? चुप करो लड़की, खामोश रहो। उनमें से एक ने हिबा को झड़का। हिबा ने उसकी गिरफ्त से निकलना चाहा,
लेकिन उस सियाहपोश ने गिरफ्त बढ़ा रखी थी। यकायक उसके होठों पर भी उस आदमी ने एक कपड़ा रखा और वो उसके बाहों में झूल कर रह गई। जब आप किसी के लिए बुरा करते हैं तो अनकरीब वही सब आपके साथ भी होने लगता है। मकाफात इसी का नाम है। ताबिश अपने घर की खुली फिजा में टहल रहा था। वजह उसकी कुछ खास ना थी, बस अपने कमरे में बैठे उकता गया था, तो उसने सोचा कुछ पल घर में मौजूद खुली फिजाओं की नज़र कर दे। वो आधी आस्तीन वाली शर्ट पहने दोनों हाथों के बीच मोबाइल पकड़े हुए टहल रहा था। ठीक उसी पहर उसके मोबाइल पर सफा की कॉल आने लगी। ताबिश दिग्धे तज़ब्ज़ुब का शिकार हुआ और फौरन से पेशतर उसने कॉल उठाने में आफियत जानी। ताबिश, मेरी बात सुनो। सफ़ा की परेशानी में डूबी आवाज़ सुनाई दी तो हैरान हुआ। सफ़ा, क्या हुआ है? सब खैरियत? उसे महसूस हुआ जैसे कुछ गलत हुआ है। वो गहरी तशवीश का शिकार हुआ था। फ़ोन पर बताना मुश्किल होगा मेरे लिए, प्लीज़ क्या तुम दारुल अमान आ सकते हो? उसके बाद पर ताबिश ने दाएं हाथ में मौजूद घड़ी में वक्त देखा जो शाम के 7 बजा रही थी। उसने एक बार फिर सफ़ा को कुरेदने की कोशिश की। वह क्या है, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? ताबिश के बेजा सवालात पर वो चिढ़कर बोली। मैंने कहा ना फ़ोन पर नहीं बता सकती। उसकी आवाज़ में गुस्से की झलक थी। ताबिश ने कुछ पल को सोचा, फिर जवाब दिया, अच्छा परेशान मत हो, मैं आता हूँ आधे घंटे तक। उसकी आधी बात सुनते ही सिफा ने कॉल मुंतका कर दी। ताबिश ने ताज्जुब से मोबाइल की स्क्रीन को देखा, सर झटका, फिर अपने कमरे में आकर गाड़ी की चाबी और वॉलेट उठाकर बाहर की तरफ बढ़ा। कुछ देर बाद दोनों सफा के रूम में बैठे थे। उसके चेहरे पर गहरी परेशानी के तासुरात थे। दिल घबराहट का शिकार था। सफा बार बार हिबा का नंबर डायल कर रही थी तो कभी फजर का। दोनों से राब्ता मुमकिन नहीं हो पा रहा था। दोनों में से कोई भी नहीं उठा रही। सफा ने मोबाइल मेज पर पटका और सर थामे बैठ गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन लड़कियों को किस तरह ढूंढे जिन्हें जमीन खा गई थी या आसमान निकल गया था, कुछ पता नहीं। हिबा इतनी लापरवाह होगी ये मैंने सोचा नहीं था। वो पहले तो कभी ऐसा नहीं करती। सफा मोबाइल उठाकर वापस फोन करने लगी। ताबिश को उसकी हालत पर अफसोस हुआ। उसने दिल ही दिल में सफा के लिए दुआ की। वो जो टेक लगाए बैठा था एकदम सीधा हुआ और मेज पर मौजूद जग से पानी भरकर सफा के सामने किया। उसने अचंभे से ताबिश की तरफ देखा तो ताबिश उसे ग्लास की तरफ इशारा करते हुए कहने लगा, पी लो, वैसे भी तुम्हारी इस तरह परेशान होने से मसला तो हल नहीं होना बल्कि और बिगड़ना है। इससे बेहतर ये नहीं कि तुम पानी पीकर तहम्मुल से सोचो आगे क्या करना है। चेहरे पर नरम मुस्कुराहट सजाए कहा। सफा कुछ देर खामोशी से देखे गई, फिर सर झटक कर ग्लास उठाया और लबों से लगाया। ताबिश, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी मासूम को नुकसान पहुंचे। सफा ने ग्लास टेबल पर धरा और आगे को होकर हेजल आंखों में देखने लगी। क्या उन दोनों को तुमने बाहर भेजा था? ताबिश ने आबरू उचकाकर पूछा तो कुछ वक्त के लिए सफा के पास कोई जवाब न बन सका। अपने ऊपरी होठ को निचले होठ से दबाया, फिर वो हमतन गोश हुई। नहीं, मैं क्यों उन्हें बाहर भेजूंगी? मैं तो यहाँ थी ही नहीं, दारुल अमान के किसी काम से गई हुई थी। वहाँ मुझे फ़ोन मौसूल हुआ कि दोनों लड़कियाँ सुबह से गायब हैं। सिफा ने उसकी जानिब देखा। ताबिश रुक कर उसकी बात को सुनता रहा, फिर बोला, बस फिर क्यों परेशान हो रही हो, आ जाएंगी खुद ही। सफा उसे देख कर रह गई। ताबिश, तुम इस मामले को जितना आसान समझ रहे हो वो इतना आसान नहीं है। तुम नहीं जानते लड़कियों के मामले में हमें एहतियात बरतनी होती है। उनकी इज्जतों पर अगर बात आ गई तो बहुत बड़ी मुश्किल पैदा हो सकती है। ताबिश ने उसकी बात पर सर हिलाया। बिल्कुल सही बोला तुमने, मैं मुत्तफिक हूँ, मगर तुम परेशान मत हो, वो आ जाएंगी। ताबिश ने उसे तहम्मुल से समझाया और वो समझ भी गई। इसी असना में उसके कमरे का दरवाज़ा बजाया गया। यस, कम इन। सफ़ा ने दाखिल होने का कहा तो एक लड़की शलवार कमीज जेबतन किए हाथ में सफ़ेद कागज़ पकड़े सफ़ा की तरफ आई और वो उस जानिब किया। मैम, ये आपके लिए कोई देकर गया है। कौन? सफ़ा ने उस कागज़ को लेते हुए पूछा। ताबिश खामोशी से सब देखता रहा। पता नहीं मैम, मैंने नाम पूछने की कोशिश की तो सुनी अनसुनी करके चला गया। उस लड़की ने हाथ बांधे कहा। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। सफ़ा के इशारा करने पर वो लड़की जैसे आई थी वैसे ही चली गई। तुम्हें क्या लगता है कौन भेज सकता है? ताबिश ने सवालिया नज़रों से पूछा तो सफ़ा के जवाब पर वो दंग रह गया, क्योंकि जो नाम उसने अभी सुना था कम अज़ कम वो नहीं सुनना चाहता था। फॉक्सी ने भेजा है। सफ़ा उस कागज़ को चारों तरफ देखते कहने लगी। उस कागज़ को देखते हुए चेहरे का रंग फक हो चुका था। ऐसा महसूस होता था जैसे किसी ने खून निचोड़ लिया हो। आसपास कौन मौजूद है सब भूल चुकी थी। उस नाम पर नज़र जमाते सफ़ा को महसूस हुआ जैसे सब कुछ उसके हाथ से किसी रेत की तरह बिखर रहा हो। सफ़ा के चेहरे के उतार चढ़ाव पर नज़र गाड़े हुए उसने हाथ बढ़ाकर कागज़ उचक लिया और खोल कर पढ़ने लगा। जब सफ़ा ने पूछा, क्या लिखा है इसमें?
ताबिश ने एक खामोश नज़र उस पर डाली, फिर पढ़ना शुरू किया। सफ़ा बख्तियार, तुम्हें मैं तो याद होगा, फॉक्सी दी फॉक्स। ताबिश ने ऊंची आवाज़ में पढ़ते हैं सफ़ा को देखा। दोनों की नज़रें मिली। वो दोबारा आगे के अल्फाज पढ़ने लगा। सफ़ा के दिल में अजीब अजीब से अंदेशे अपनी जड़ पकड़ने लगे। वो मुकम्मल हवास में ताबिश की बातें सुनने लगी। एक बार फिर से तुम्हें मेरा ख़त मौसूल हो रहा है। मुझे नहीं मालूम ऐसा क्यों है, पर अंदर ही अंदर तुमसे मुखातिब होकर अनजानी सी खुशी मिल रही है। ऐसी खुशी जो कि मैं बयान करने से सरासर कासिर हूँ। सफ़ा ने कांपते हाथ में इस पर धरे। ताबिश बाकायदगी से सब देखता रहा। वो दोबारा पढ़ना शुरू हुआ। मैं तुम्हारा शुक्र अदा करना चाहता हूँ। सफ़ा के आबरू बिछे। शुक्रिया, मगर क्यों? वो आप बड़बड़ाई। मुझे मालूम था तुम मेरी इस बात पर चौंक जाओगी। मैं तुम्हारा शुक्रिया किस लिए अदा कर रहा हूँ बहुत जल्द जान जाओगी। कब? मुझे भी नहीं मालूम। सफ़ा के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। ताबिश आगे पढ़ने लगा। एक आखिरी बात जो मैं तुमसे कहना चाहूँगा वो ये कि तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया उस पुलिस वाले को अपने साथ मिलाकर। लेकिन चलो, तुम मेरे साथ नई नई शामिल हुई हो, इसीलिए मैं दरगुजर कर रहा हूँ। पर एक बात मैं तुम्हें बता दूँ, यह फॉक्सी हमेशा मौका नहीं दिया करता। ताबिश ने सारा खत पढ़कर मेज़ पर रखा और खुद भी सीधा होकर बैठ गया। सफ़ा कुर्सी से उठकर कमरे में चक्कर काटने लगी। ताबिश उसे देखते अपनी आंखें यहाँ वहाँ घुमाने लगा। आखिर ये फॉक्सी नामी बला मेरी जान क्यों नहीं बख्श रही? सकून से बैठ जाओ सफ़ा, सर में दर्द कर दिया है तुमने तो, ताबिश ने झुंझलाकर कहा। सफ़ा ने उसके अंदाज पर देखा और गुस्से से बोली, एक क्रिमिनल मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ा है और तुम कह रहे हो मैं सकून करूं? सफ़ा वापस अपनी जगह पर बराजमान होते बोली, मुझे ये बताओ, क्या इस तरह हाइपर होने से वो पकड़ा जाएगा? नहीं ना? फिर? ताबिश ने उससे सवाल करके जवाब भी खुद दिया। और उसी वक्त फॉक्सी का शुक्रिया करना जहन में आया तो उसने सफ़ा से एक और बार पूछा, वैसे एक बात तो बताओ, ये तुम्हारा शुक्रिया किस बात पर अदा किया जा रहा था? आखिर में मशकूक नजरों से सफ़ा को देखा। क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो? तुम्हें लगता है कि मैं क्रिमिनल हूँ? शहादत की उंगली अपने सीने पर रखते पूछा। ताबिश ने हैरान होकर उसे देखा। मैंने कब कहा कि मुझे तुम पर शक है? मैं तो ये पूछ रहा था कि तुम्हारा शुक्रिया क्यों अदा किया जा रहा है, बस। ताबिश ने मामले को ठंडा करने की कोशिश की। सफ़ा ने गहरी सांस खारिज की। मुझे क्या मालूम? ताबिश किसी बात को सोचते हुए कहने लगा, तुम्हें शायद याद होगा मैंने पहले भी तुमसे रेस्टोरेंट में बोला था कि कोई है जो यहाँ की खबरें उस फॉक्सी तक पहुँचा रहा है। वो इंसान अभी भी यहाँ मौजूद है। उसे ढूंढकर अपने सामने खड़ा करो, उससे कबल कोई दूसरा वाक़या ना रहनुमा हो जाए। उसने सफ़ा के कमरे में उंगली घुमाते पुरसोस नजरों से सोचते हुए कहा। सफ़ा ने नफ़ी में सर हिलाया। मैं मान ही नहीं सकती कि यहाँ कोई बंदा विसल ब्लोअर हो सकता है। इतना एतमाद है मुझे इन पर। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि मेरे लोग मुझे इस तरह की तकलीफ से रोशनास नहीं करवाएंगे। ताबिश ने उसके मुकालमे पर सर अस्बात में हिलाया, फिर कुछ याद आने पर मुतवज्जा हुआ। तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारे पीठ पीछे कोई ऐसा वाक़या हुआ जिसका तुम्हें अभी तक इल्म नहीं हो? सिफा ने उसके सवाल पर कुछ देर का वक्फा लेकर जवाब दिया। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ। मेरे लोग मुझसे बातें छुपाने से कतराते हैं। उसके जवाब पर ताबिश बोला, क्या तुम यकीन के साथ कह रही हो? क्योंकि अमूमन ऐसा भी होता है कि आपको सब कुछ मालूम होते हुए भी कुछ नहीं मालूम होता। इस बात पर सफ़ा के लबों पर हल्का सा तबस्सुम बिखरा, जिसे उसने छुपाने की कतन कोशिश न की। बिल्कुल, मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ। उसके बाद सुनकर ताबिश कुर्सी से खड़ा हुआ। ठीक है, मैं पता करवा लूँगा। और अपनी आखिरी बात कहते हुए उसके कमरे से बगैर वक्त ज़ाय किए चला गया। काली सिया रात आधी गुजर चुकी थी। फजर में कुछ वक्त ही बाकी था। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। ऐसे में वो अपने पलंग की पीठ से टेक लगाए हुए बाल माथे पे बिखराए था। कमरे की बत्ती गुल थी। इन मोबाइल की रोशनी ने उसके चेहरे को पुरनूर किया हुआ था। उसकी उंगलियां मोबाइल में मुतहरिक थीं। वो बार बार कोई पैगाम लिखता और मिटा देता। ये हाल उसका गुज़श्ता 3 दिन से था। वो बार बार अपने उन अल्फाज के बारे में सोचता जो उसने ताबिश से कहे थे। मजाक मजाक में कब उसके मुंह से ये अल्फाज निकल गए पता ही न चला। बाज़ औक़ात हमारी ज़बान से वो सख्त अल्फाज भी अदा हो जाते हैं जिनका हमने ज़िंदगी में कभी गुमान भी न किया होता। उन तल्ख़ अल्फाजों की वजह से बाद में हमें खामियाज़ी भी भुगतना पड़ता है। हम बार बार ये सोचते हैं कि हमने वो क्यों कहा, और ये बात हमारे जहन में तब आती है जब काफ़ी देर गुजर चुकी होती है। हाशिर भी उसी तकलीफ का शिकार था। बिल आखिर उसने पैगामात ताबिश के नंबर पर भेज ही दिए। ताबिश अपने कमरे में मध्यम बत्ती जलाए हुए लैपटॉप की स्क्रीन सामने किए हुए बैठा था।
وہ ابھی تک اسی آدھی آستین والی شرٹ میں موجود تھا اور کوئی کام کرنے میں مگن تھا جب اس کے موبائل پر نوٹیفیکیشن کی گھنٹی بجی۔ اس نے اکتا کر موبائل اٹھایا اور بھیجنے والے کے پیغامات پڑھنے لگے۔ پڑھتے ہوئے اس کے چہرے پر کئی رنگ آئے اور گئے، اسے کچھ معلوم نہ چلا۔ تابش، معاف کر دو مجھے، ایسا نہیں کہنا چاہتا تھا کافی دیر کے بعد، لیکن اس بات کا احساس ہو چکا ہے کہ میں غلط تھا۔ لب بھیجتے کچھ دیر اسی حالت میں بیٹھا رہا۔ وہ نہ جانے کتنی دفعہ ان کو پڑھ چکا تھا، اسے علم نہ تھا، اسے کچھ سمجھ نہ آیا کہ بدلے میں کیا جواب دے۔ اسے بھی احساس ہو رہا تھا کہ تھوڑی بہت غلطی اس کی بھی تھی، وہ درگزر کر جاتا مگر غصہ نہ کرتا۔ اس نے کسی اور کا غصہ اپنے دوست پر نکال دیا تھا۔ میں کیس کی وجہ سے الجھا ہوا تھا، مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ غصے میں پتہ نہیں کیا کیا بولتا گیا۔ وہ نادم تھا اور اس بات کا اندازہ اس کے چہرے سے واضح طور پر دکھ رہا تھا۔ حاشر اس کے پیغام پر مسکرایا، اسے لگا جیسے اس کے دل سے ایک منو بوجھ سرک گیا ہو۔ اس نے کچھ سوچا اور پھر موبائل پر انگلیاں چلاتے ہوئے لکھنے لگا۔ کوئی بات نہیں، مجھے احساس ہو گیا کہ ایسے مذاق ایک دو دفعہ اچھے لگتے ہیں، بار بار نہیں۔ فکر نہ کرو، آئندہ نہیں کہوں گا۔ تابش نے اس کے جوابی پیغام میں لکھا، ویسے آپ جناب کو بڑی جلدی یاد آ گیا کہ آپ کا ایک عدد دوست ناراض ہے۔ حاشر اس کے واپس حال پر آتے ہوئے ہنسنے لگا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا سوری کیسے کروں، عادت نہیں ہے۔ تابش نے نخوت سے سر جھٹکا۔ عادت بنا لو بیٹا، آنے والے وقتوں میں کام آئے گی۔ تابش اپنا کام بھلائے ہوئے اس سے باتیں کرنے لگا۔ حاشر کے گال اس کی بات پر سرخ ہوئے۔ روٹھا دوست اور روٹھی محبوبہ ایک جتنے ہی نخرے دکھاتے ہیں، آج اندازہ ہو گیا۔ تابش کا کہہ کا گونجا۔ اس نے لیپ ٹاپ کی اسکرین بند کری اور پلنگ پر آ گیا۔ ویسے بھی اس کا کوئی موڈ نہیں ہو رہا تھا کام کرنے کا۔ بڑی جلدی ہو گیا، اور کیا کہا؟ روٹھی محبوبہ، تم نے کب سے شروع کر دیا یہ کام؟ بس ابھی سے، حاشر نے مسکرا کر جواب دیا۔ یہ میرے ناک کے نیچے کیا کیا کرتے پھر رہے ہو؟ ایک میں ناراض کیا ہوا، تم تو بدل ہی گئے۔ تابش کو اس کے انداز پر غصہ آیا۔ کر لی بکواس، اب یہ بتاؤ کل آفس آؤ گے؟ تابش نے 1 منٹ کا وقفہ دیا اور کہا، نہیں۔ اس کی ایک لفظی جواب پر حاشر نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، چلو جی، شروع ہو گئے ڈرامے محترم تابش الوی صاحب کے۔ اس نے خود سے کہتے ٹائپ کیا۔ اچھا ٹھیک ہے، مت آنا، ویسے بھی آفس میں کافی سکون ہے، میں امپلائیز کا سکون برباد نہیں کرنا چاہتا۔ تابش نے اس کے پیغام کو گھورا جیسے اسے گھور رہا ہو۔ اچھا بھائی کے ساتھ ہوشیاری کی جا رہی ہے، ابھی بتاتا ہوں۔ وہ اپنے ذہن میں لا عمل طے کرتے ہوئے لکھنے لگا، اچھا ایک شرط پر آؤں گا، اگر پھر سے وہی ساسوں کی طرح تانے مارو گے تو قسم سے تم اس طرح بالکل اچھے نہیں لگ رہے۔ حاشر اس کی بات پر موبائل پرے کرے ہنسنے لگا۔ نہیں، آئندہ نہیں دوں گا۔ حاشر حسین جب خود کو ایک کام سے منع کر دیتا ہے تو وہ مر کر بھی وہ کام دوبارہ نہیں دہراتا۔ تابش نے اس کے جواب پر آبرو اچکائے۔ واہ، کون سے ناول کا ہے ڈائیلاگ، کافی اچھا تھا۔ اچھا وہ سب چھوڑو، یہ بتاؤ کیسے گزارے اتنے دن؟ تابش نے کہا، 3 دن ناول پڑھ کر گزارے، آگے خود ہی سمجھ جاؤ۔ تابش نے نفی میں سر ہلایا، پھر لکھا، اب یہ مت کہنا کہ تم دوبارہ مسٹری آف جنہ پڑھنے لگے ہو۔ حاشر کو اس بات سے ایک منظر یاد آیا تو مسکرانے لگا۔ کیا یاد دلا دیا۔ تابش کی نظریں اس پیغام پر کھل چکی تھی۔ کیا کچھ ایسا ہوا جو مجھے نہیں معلوم؟ اس نے پوچھا تو اس وقت حاشر کہنے لگا، مجھے نیند آ رہی ہے، اللہ حافظ۔ تابش نے غصے سے اسے ایک وائس نوٹ بھیجا۔ حاشر، اب تم مجھ سے باتیں چھپانے لگے ہو، جاؤ، میں دوبارہ ناراض ہوں، اور جب تک بتاؤ گے نہیں میں آفس بھی نہیں آؤں گا۔ تابش کی دھمکی پر اس نے نفی میں سر ہلایا اور پھر وائس ریکارڈ کی۔ جو آپ کی مرضی، ہو جاؤ ناراض، یقین کرو بہت سکون تھا۔ تابش نے ایک آخری جواب اپنی طرف سے بھیجا، دفع ہو۔ کمرے کی لائٹ بند کی اور سونے کی تیاری کرنے لگا۔ گھنی جھاڑیوں کے بیچوں بیچ ایک گاڑی کھڑی تھی، اس کے ساتھ ہی لڑکیوں کی ایک لمبی قطار تھی۔ وہ باری باری ہر لڑکی کو اٹھائے ان کو کسی لاش کی طرح تصور کرتے ہوئے پھینک رہے تھے۔ ان مردوں میں سے ایک سمی بھی تھا جو ان کی مدد کرنے میں ویاس تھا۔ اس گاڑی میں موجود ساری لڑکیاں ہوش و خروش سے بیگانہ ایک دوسرے پر لڑکی ہوئی تھی۔ خون کی بدبو پورے ماحول میں رچ بس گئی تھی، جس کی وجہ سے وہاں عجیب سا باس پیدا ہو رہی تھی۔ سمی ایک ایک کر کے تمام لڑکیوں کی موجودگی ان کے چہرے اٹھا کر یقینی بنا رہا تھا۔ اسی اثنا میں اس کی نظر گاڑی سے باہر ایک جانے پہچانے چہرے پر پڑی۔ ایک پل کو اس کی دنیا ساکت و جامد ہو چکی تھی۔ اسے محسوس ہوا اب وہ سانس نہیں لے پائے گا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی ننھی بوندیں چمکنے لگی۔ جب حواس بحال ہوئے تو دماغ بھی کام کرنے کے لائق ہوا۔ نیچے اترا اور اس طرف آیا، پھر جھک کر اپنی یقین دہانی کرنے لگا۔ سیدھے ہو کر اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور دوبارہ اس جانے پہچانے چہرے کو دیکھنے لگا۔ اسے ابھی بھی لگ رہا تھا وہ خواب دیکھ رہا ہے۔ اس نے خواہش ظاہر کی کہ اس کی نیند کھل جائے،
پر ایسا نہ ہو سکا کیونکہ اس کے سامنے موجود ایک حقیقت تھی، ایک تلخ حقیقت جسے وہ جھٹک نہیں سکتا تھا۔ آخر کب تک وہ اس سے نظریں چراتا؟ یقین کرنا ہی تھا۔ ایک گہری سانس بھری اور فیصلہ کن نظریں فضل کے بے ہوش وجود پر ڈالی۔ اس نے اپنا رخ پیچھے کیا تو ہادی ہاتھوں میں موبائل پکڑے اس کی طرف پیٹ کیے کھڑا تھا۔ دوبارہ نظروں کا رخ فضل کی طرف کیا، اس کا وجود اٹھایا اور جھاڑیوں میں چھپا دیا۔ ہادی کی اس کی طرف پیٹ تھی جس کی بنا پر اسے کچھ معلوم نہ ہو سکا کہ اس کی پیٹ پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی، سمیع گاڑی کی طرف کھڑا تھا۔ ہادی نے اپنا رخ موڑا اور اس کی جانب آیا۔ کیا ساری لڑکیاں تیار ہیں جانے کے لیے؟ ہادی نے سمیع کے چہرے پر نظر ڈالی، اس کے چہرے کی رنگت کچھ اڑی اڑی سی تھی۔ سمیع نے سر ہلایا۔ ساری لڑکیاں تیار ہیں جانے کے لیے، اب تم جاؤ اس سے قبل کہ پولیس آ جائے۔ سمیع نے اس کے کندھے پر اپنا بالوں والا ہاتھ رکھا اور تھپک کر اسے جانے کا اشارہ کیا۔ ہادی اس کی بات کو سمجھتے گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ سمیع سے ملنے کے بعد اس کے چہرے کا رنگ کچھ اور تھا۔ جو اس کی نظروں سے گزرا تھا وہ فراموش کرنے کے قابل نہ تھا۔ لبوں پر گہری مسکراہٹ پیدا ہوئی۔ آخرکار اسے سمیع کے خلاف کچھ ایسا مل گیا تھا جو اس کی بہت مدد کرنے والا تھا۔ وہ جتنی جلدی ہو سکے فوکسی کو بتائے گا اور پھر یقیناً فیصلہ اس کے حق میں آئے گا۔ موبائل میں موجود تصویر کو دیکھا، پھر اس نے ایک فیصلہ لیا، پیچھے مڑ کر کسی چیز کی تصدیق کی اور دوبارہ گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ ہاتھی کو گئے ابھی 1 سیکنڈ سے بھی کم کا وقت گزرا تھا جب سمیع کے کانوں میں پولیس کی گاڑیوں کے دروازے کھلنے کی آواز گونجی۔ اس نے جھاڑیوں میں چھپے ہوئے فجر کے وجود کو دیکھا اور عزلت میں چھپنے کی جگہ تلاش کرنے لگا۔ فوکسی اپنے کمرے میں موجود ٹیبل کے گرد چکر کاٹ رہی تھی، چہرے پر سیاہ ماسک سجائے وہ انہماک سے کسی سوچ میں گم، دونوں ہاتھ سینے پر باندھے تھی۔ اس کے لبوں نے شیطانی مسکراہٹ کا احاطہ کیا ہوا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی تو اس کی سیاہ آنکھوں نے اس جانب دیکھا۔ میڈم، پولیس نے ہمارے اڈے پر دھاوا بول دیا ہے، ان کے آدمیوں نے ہمارے کچھ بندوں کو بھی پکڑ لیا ہے۔ ایک آدمی نے ادھ کھلے دروازے سے سر نکالتے ہوئے اسے اطلاع دی۔ اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات تھے، جیسے وہ کسی بھی پل بس بھاگ جانا چاہتا ہو۔ اس کی بات پر فوکسی کے لبوں پر مسکراہٹ اور گہری ہوئی، مسکرانے سے اس کے سیاہ آنکھیں چھوٹی ہوئی تھیں۔ آدمی خبر دے کر چلا گیا تو فوکسی خود سے گویا ہوئی، بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے۔ تابش الوی، تم نے آنے میں تاخیر کر دی، اب تک تو وہ لڑکی کھس کم جہاں پاک ہو چکی ہوگی، بیچاری، اللہ اسے جنت نصیب کرے۔ یہ کہتے ہی وہ اپنا من پسند گیت گنگنانے لگی اور اس کے کمرے میں موجود ایک خفیہ دروازے سے باہر کی جانب نکل گئی۔ تابش سیاہ وردی پہنے، بال ماتھے پر پیچھے کیے، کاندھے پر 3 تمغے سجائے ہوئے اس وقت اس اڈے کے اطراف میں چکر کاٹ رہا تھا جس کی تلاش میں تھا وہ ابھی تک نہ ملی تھی۔ آستین کوہنی تک چڑھاتے اپنے ساتھی حسن کو کچھ ہدایت دے رہا تھا۔ سنو، تم اس کمرے کی تلاشی لو جب تک میں دوسرے کمرے میں موجود لڑکیوں کو دیکھ کر آتا ہوں۔ حسن نے اس بات میں سر ہلایا اور تابش کے دیے گئے حکم پر عمل پیرا ہونے لگا۔ اس اڈے میں 3 ہی کمرے تھے، ایک فوکسی کا آفس اور دوسرے 2 لڑکیوں کے لیے جو کڈنیپ کیے جانے کے بعد یہاں لائی جاتی تھیں۔ تابش ان میں سے ایک کمرے میں ہاتھ پیٹ پر باندھے ہوئے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر شدید غصے کے تاثرات نظر آ رہے تھے۔ غصے کی وجہ سے اس وقت یہ خالی کمرہ اس بات کی نشاندہی کر رہا تھا اس میں موجود جتنی بھی لڑکیاں تھیں سب آگے پیچھے جا چکی تھیں۔ اس نے زوردار انداز میں اپنا پاؤں زمین پر مارا اور غصے سے تن فن کرتا ہوا باہر کی جانب لپکا۔ وہ جیسے ہی باہر آیا، حسن بھی نفی میں سر ہلاتے ہوئے کچھ کہتے اس کی طرف آیا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ سر، پورا کمرہ خالی ہے، لگتا ہے ان لوگوں نے لڑکیاں آگے بھیج دی ہیں، حسن نے کہا تو تابش کے چہرے پر تکلیف ابھری۔ حسن، بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے ہم سے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کیا جواب دوں گا میں ان لوگوں کو جن سے میں وعدہ کر کے آیا تھا کہ میں اسے بچا لوں گا؟ اب کس منہ سے کہوں گا کہ میں وقت پر نہیں بچا سکا انہیں؟ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس کے دماغ میں عجیب وسوسے پیدا ہو رہے تھے۔ وہ ایک سنگین غلطی کر چکا تھا جس کے نتائج جان کر بھی اپنے دماغ سے جھٹک رہا تھا۔ اس نے موبائل جیب سے نکال کر کچھ دیکھا، پھر ماتھے پر تیوری چڑھا کر ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ اسی اشنا میں ایک آدمی اس کی طرف دوڑتے ہوئے آیا۔ سر، وہاں جھاڑیوں میں کسی کی لاش پڑی ہے۔ خبر دیتے ہی وہ واپس وہاں گیا۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ تابش کو محسوس ہوا کسی نے اس کے جسم میں روح پھونک دی ہو۔ تابش اور حسن نے فوراً اس کے پیچھے اپنے قدم بڑھائے۔ تابش کا دل زور سے دھڑکنے لگا، دل ہی دل میں جتنی دعائیں ازبر تھیں سب دہرائیں۔ تینوں جھاڑیوں کے بیچ پہنچے تو اس نے دیکھا فضر وہاں بے ہوش پڑی تھی۔ اس کے پورے گال مٹی سے اٹ چکے تھے جو یہیں سے لگی تھی۔ وہ اس کی طرف گھٹنوں کے بل جھکا ہوا اور اسے آوازیں دینے لگا۔ فضر، کیا آپ مجھے سن سکتی ہیں؟
ताबिश बकौर उसके चेहरे पर नजरें टिकाए रहा था। एक अनजाना सा खौफ था जो उसके पूरे वजूद पर हावी हो रहा था। क्या उसने आने में देर कर दी थी? फजर ने किसी की मौजूदगी का ख्याल करते हल्के हल्के आंखें खोली तो उसे तेज रोशनी का सामना करना पड़ा। तकलीफ से उसने कुछ देर के लिए आंखें बंद की और फिर दोबारा खोलकर मुंदी मुंदी आंखों से उस चेहरे को पहचानने की कोशिश करने लगी। फजर, फजर आप ठीक हैं? किसी की जानी पहचानी आवाज उसके कानों में गूंजी तो उसने आंखें पूरी खोलकर चेहरा देखना चाहा। अब के वो वाजे हुआ ये चेहरा ताबिश का था। उसे देखते हुए वो बैठने लगी तो एकदम उसे सर घूमता हुआ महसूस हुआ। फजर ने दोनों हाथों से सर थामा। वो गहरे गहरे सांस लेने लगी। पानी, मुझे पानी चाहिए। फजर की बात पर ताबिश उठा और हसन को किसी बात का इशारा समझाते उसका इंतजार करने लगा। ठीक 5 मिनट बाद वो आया और पानी की बोतल ताबिश के सामने की। उससे लेते ही ताबिश फजर के कुछ फासले पर बैठा और उसके सामने पानी की बोतल की। फजर ने उसके हाथ से ली और गटागट पीने लगी जैसे सदियों से प्यासी हो। वो कुछ संभली तो ताबिश ने दोबारा उससे खैरियत दरियाफ्त की। क्या आप ठीक हैं? फजर ने उसकी तरफ देखा और अस्पात में सर हिलाया। ताबिश की नज़रों ने उसके हाथ तक का सफ़र किया तो सुरमई रंग की घड़ी अभी तक उस कलाई में मौजूद थी। उसने अपनी नज़रें मोड़कर हसन को देखा। इन्हें मेरी गाड़ी में बिठाओ, मैं आता हूँ। ये कहते ही वो उस जगह से काफ़ी फासले पर आ खड़ा हुआ और अब मोबाइल पर किसी को फ़ोन मिला रहा था। मुबारक हो, हमारा मिशन कामयाब रहा, हमने फजर को बचा लिया है। उसने सामने के मंजर पर नजरें गाड़ते हुए कहा जहां फजर अब हसन के साथ आगे बढ़ रही थी। शुक्र है अल्लाह पाक का, उसे कोई ज़्यादा चोट तो नहीं आई? दूसरी जानिब से सवाल किया गया तो वो बोला, नहीं ज़्यादा नहीं, लेकिन क्या ताबिश, बोलो चुप क्यों हो गए? उसके कान में दोबारा घबराहट से भरपूर आवाज़ गूंजी तो वो बोला, बस उनकी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, तुमने उनकी मुकम्मल देखभाल करनी होगी। उसने इतना कहा और फ़ोन रखकर एक और इंसान को फजर की कैफियत बताते हैं अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ा। क्या तुम जानना चाहोगे कि ये सब ड्रामा कब शुरू हुआ? कुछ दिन पहले का जिक्र है। फजर आगे बढ़ रही थी तो उसके कानों में हिबा की आवाज़ गूंजी। जो उसने सुना था उसे सुनने के बाद उसका दिल बहुत बुरी तरह से टूटा था। उसने कभी भी ये तवक्को नहीं की थी कि वो ये तकलीफ दे अल्फाज सुनेगी। उस पर आज ये हकीकत भी आश्कार हो चुकी थी कि हिबा फातिमा जो उसकी दोस्त बनी फिरती थी वो उसकी असल में कुछ और थी और उसका शुमार भी उन लोगों में होता था जिनके दो चेहरे होते हैं। वो आपके सामने कुछ और होते हैं तो पीठ पीछे कुछ और। उसका भरोसा इंसानों पर से मुकम्मल उठ चुका था। फजर दीवार का सहारा लिए बमुश्किल खड़ी रही। एक तो उसकी तबीयत खराब थी, ऊपर से उसके सामने उन इंसानों के चेहरे पर से नकाब उतरा था जिन पर उसने अंधा एतमाद किया था। तो बताएं फिर आगे क्या करना है, क्योंकि आपके कहने पर मैंने फजर को ड्रग्स पर भी लगाया है और उसका जोर दिन ब दिन बढ़ाती भी रही हूँ। फजर ने हाथ अपने लबों पर रखा और अपनी चीख को दबाने की कोशिश की जिसमें मुकम्मल कामयाब हो चुकी थी। वो खुद को संभाले हुए दीवार का सहारा लिए उसकी बातें गौर से सुनने लगी। वो अपने कमरे में टहलते हुए किसी को फ़ोन कर रही थी। उसके हाथ बुरी तरह कँपकपा रहे थे। उसका दिमाग बार बार एक ही बात पूछ रहा था, क्या वो जिस पर भरोसा कर रही थी वो इस काबिल भी है कि भरोसा किया जाए? उसने अपने आप को कटहरे में खड़ा किया और दिल से जवाब मांगा। दिल ने उसके हालात को मद्देनजर रखते हुए फौरन जवाब दिया, हाँ वो इंसान ऐसा है कि उस पर भरोसा किया जा सकता है। वो अक्लमंद है, तुम्हारा साथ ज़रूर देगा, तुम्हें यूं बीच राह में हरगिज़ नहीं छोड़ेगा। फजर ने आंखें बंद करके दिल का जवाब सुना और एक पुरसुकून सांस भरी। उसके आंसू रवानी से बहे जा रहे थे। वो बार बार गालों से उस पानी को साफ करती, लेकिन एक सेकंड के अंदर अंदर आंसू उसके गाल दोबारा भिगो देते। कुछ ही वक्त गुजरा था, मुकाबिल ने फ़ोन उठाया। ताबिश सर। फजर से मारे घबराहट के बोला नहीं गया। अपने कमरे में मौजूद ताबिश मध्यम बत्ती जलाए लैपटॉप की स्क्रीन के सामने मोबाइल कान से लगाए हुए बैठा था। उसकी घबराहट भरी आवाज़ पर चौकन्ना सा होकर बैठा। फजर आप, क्या हुआ, सब खैरियत है? वो इतने दिनों बाद फजर के फ़ोन करने पर घबरा सा गया। ताबिश सर, यहाँ यहाँ मसला हो गया है, उसने रोने पर काबू पाए बगैर कहा। उसकी बात पर ताबिश की भवें इकट्ठी हुई। क्या मतलब है आपका? आप मुझे खुलकर बताएं क्या हुआ है? उसके सवाल पर फजर ने कहा, ये मैं आपको फ़ोन पर नहीं बता सकती। क्या कल आप मुझसे मिल सकते हैं? ताबिश ने लैपटॉप की स्क्रीन बंद की और कुर्सी से उठा। ठीक है, मैं आपको कल पिक करने आ जाऊँगा। नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद आ जाऊँगी। मैं आपको रेस्टोरेंट का बता देती हूँ, वहाँ आ जाएं। उसने फ़ौरन ताबिश की तरदीद की और साथ ही हल बताया। ठीक है, जैसे आप कहें।
फ़ोन रखते ही फजर ने रेस्टोरेंट का नाम मैसेज किया और फिर मोबाइल पलंग पर फेंकने के से अंदाज में रखा। वो सर झुकाए आंसू बहा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्या करे जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी में मौजूद हालात बदल जाएं और वो वापस पहले की तरह हंसी मजाक करती ज़िंदगी गुजारे। उसे रह रहकर अपनी पिछली ज़िंदगी याद आ रही थी। उसे उसका बाप याद आ रहा था जिसका क्या धरा वो दर बदर के ठोकरें खाते हुए बर्दाश्त कर रही थी। उसे अपने माँ, भाई और बेटा याद आ रहे थे। वो खुलकर रोना चाहती थी। वो इस जिंदगी से छुटकारा हासिल करना चाहती थी, लेकिन चाहने के बावजूद वो ऐसा कतई नहीं कर सकती थी, क्योंकि यहाँ अगर उसने खुद अपनी ज़िंदगी ख़त्म की तो अगले जहाँ में बहुत कुछ बर्दाश्त करना होगा। अगली सुबह ताबिश उसके बताए हुए रेस्टोरेंट पहुंचकर अपनी नज़रें चारों तरफ घुमाकर फजर को तलाश कर रहा था। उसकी नज़र फजर पर पड़ी तो उसका रुझान किसी और तरफ था। वो वहाँ मौजूद होकर भी नहीं थी। ताबिश उसकी तरफ पहुंचा और उसके सामने खड़ा हुआ। अस्सलामुअलैकुम। फजर का इर्तिकाज टूटा। उसने ताबिश की तरफ देखा जो अब कुर्सी खींचकर बैठ रहा था। वालेकुम अस्सलाम। फजर ने धीमे अंदाज में जवाब दिया, जो कि ताबिश ने बामुश्किल ही सुना। कैसी हैं आप? ताबिश ने उसके उजड़े हुए हाल को देखा। आंखों के नीचे गहरे हल्के जर्द रंगत। उसे अपनी नजरों पर जैसे यकीन न आया कि ये वही फजर हैं। आप मुझसे कोई बात करना चाहती थी? ताबिश ने महसूस किया जैसे वो कोई दूसरी बात न करना चाह रही थी, इसीलिए बात करने में पहल की। फजर ने उसकी जानिब निगाह उल्तफात तवज्जो की नज़र से देखा, फिर थकन गुजीदा अंदाज में सांस भरी। पिछले 1 महीने से दारुल अमान में मेरे खिलाफ प्लान्स बनाए जा रहे हैं। उसने दोनों हाथ टेबल पर धरे। ताबिश आंखें छोटी किए हुए उसे देखने लगा। क्या मतलब, कौन से प्लान्स? मैं कुछ समझा नहीं। उसने बदवक्त खुद को संभाला, वरना जो ताजुर फजर के चेहरे पर देखने को मिल रहे थे उसे कुछ गलत ही महसूस हो रहा था। फजर ने उसकी तरफ देखा। हिबा किसी के साथ मिलकर मेरे साथ खेल खेल रही है। पहले उसने मुझे ड्रग्स पर लगाया और अब किडनैप करने की मंसूबे बना रही है। फजर ने अपने लहजे को हत्तल इम्कान नॉर्मल रखने की कोशिश की, क्योंकि उसे बार बार अपनी बेबसी पर रोना आ रहा था। ताबिश ने अस्पात में सर हिलाया और पुरसोस नजरों से सोचने लगा। आपको ये सब कैसे मालूम हुआ? उसके सवाल पर फजर बोली, मैं कल वापसी पर आयरे के साथ आई तो हिबा किसी से गार्डन में बैठकर बातें कर रही थी। ताबिश ने हाथ की मुट्ठी बनाकर अपने लबों पर जमाई। मुझे शुरू से ही उस पर शक था, लेकिन कभी उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे न कर सका। फजर ने अपनी नज़रों का रुख दूसरी जानिब किया। तभी ताबिश की आवाज़ पर दोबारा उसकी तरफ देखने लगी। अब हमें कुछ प्लान करना होगा। फजर की आंखों में सवाल उभरा। किस तरह की प्लानिंग? उसे देखते ताबिश बोलने लगा, लेकिन शायद हो सकता है इस सब में आपकी जान को खतरा हो। फजर ने उसकी बात पर तल्खी से हंसकर सर झटका। इस जिंदगी में अब वैसे भी मेरे पास रह क्या गया है? अच्छा है मैं तभी मौत मर जाऊं, कम अज कम मेरी तकलीफों में तो कमी होगी। उसकी बात पर ताबिश को महसूस हुआ जैसे भरी सड़क पर उसे गाड़ी ने कुचल दिया हो। हिबा ने जैसा प्लान किया है उसे वैसा ही चलने दें, बस मेरी बात माने। आपने उस चीज़ पर कंट्रोल करना है। फजर उसके आगे की बात पर मफहूम समझ चुकी थी। ठीक है, मैं समझ गई आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं, उसने मुख्तसर सा मुस्कुराकर कहा। तभी ताबिश ने अपनी पैंट की जेब से एक चीज़ निकालकर उसके सामने टेबल पर धरी। ये मैं इसलिए लाया था, कल जब मैंने आपको आवाज़ सुनी थी तो मुझे शक सा हुआ था कुछ गड़बड़ है, और फिर जब आपने मिलने का कहा तो उस शक पर मुझे यकीन हो गया था, इसीलिए मैंने उठा ली। इससे क्या होगा? फजर ने उसकी घड़ी पर नज़र जमाए हुए पूछा। अभी तक उठाई नहीं थी। इससे मुझे आपकी पल पल की खबर मौसूल होती रहेगी। असल में इस घड़ी के अंदर एक डिवाइस ट्रैकर फिट है। फजर ने उसकी जानिब मशकूर नज़रों से देखा। आपका शुक्रिया ताबिश सर। उसने वो घड़ी उठा ली। ताबिश उसकी बात पर मुस्कुराया और तभी उसके जहन के तहखाने में एक बात गर्दिश करने लगी। मुझे आपको एक बात और बतानी थी। वो जब खड़ी होने लगी थी तो ताबिश गोया हुआ। क्या बात? फजर दोबारा अपनी जगह पर बैठी। रामिस का कत्ल आपके बाबा ने नहीं बल्कि फॉक्सी ने किया है। एक पल को फजर को गुमान हुआ जैसे उसने गलत सुना हो। जी, क्या कहा आपने? उसने अपनी तस्दीक के लिए एक बार फिर पूछा। जी, आपके बाबा ने रामिस को कत्ल नहीं किया, उन्हें फंसाया गया था। आपके दुश्मन जानते थे कि आपकी अपने बाप के साथ नहीं बनती, इसी तरह उन लोगों ने ये सब ड्रामा रचाया ताकि असल कातिल छुप जाए। मैंने तहकीकात करवाई थी तो मुझे पता चला कि आपके बाबा रामिस के कत्ल होने से 1 या 2 दिन कबल शहर छोड़कर चले गए थे। फजर को सांस पर मुश्किल आ रही थी। उसका जिस्म कपकपी का शिकार था
اس کے چہرے پر نظریں کریں تو اس پر الگ قسم کی کہانی رقم تھی۔ تکلیفوں کے آثار نمایاں تھے، جیسے پرانے زخم ایک بار پھر کورید لیے گئے ہوں۔ یکایک فضل کے ذہن میں وہ بات اجاگر ہوئی جو کل اس نے ہبا کے منہ سے سنی تھی۔ فوکسی، آپ ایک بار پھر سوچ لیں، کیونکہ اگر اس کے ساتھ کچھ برا ہوا تو جو پولیس والا ہے وہ جینے نہیں دے گا ہمیں۔ تابش نے پانی سے بھرا گلاس اسے تھمایا، لیکن اس کی نظریں اس پر نہیں تھیں، وہ کہیں اور ہی تھی۔ تابش نے اپنی انگلی سے ٹیبل پر بجایا تو وہ ہوش کی دنیا میں آئی۔ میں نے بھی کل یہ نام سنا تھا، مجھے محسوس ہوا جیسے یہ۔ اسے سمجھ نہ آیا وہ تابش کو اپنی بات کیسے سمجھائے۔ تابش نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے آگے کیے اور تھمنے کا اشارہ کیا۔ آپ پریشان مت ہو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا۔ تابش نے اسے تسلی دی، لیکن اسے محسوس ہوا جیسے فضل نے اس کی بات دوبارہ نہیں سنی۔ فضل، کیا آپ ٹھیک ہیں؟ فضل نے اپنا سر کافی جتن کے ساتھ اسبات میں ہلایا۔ جی، مجھے جانا ہوگا اب۔ وہ اب ایک بار پھر کھڑی ہو چکی تھی۔ اس کی دیکھا دیکھی تابش بھی اٹھا۔ کیا میں آپ کو ڈراپ کر دوں؟ مجھے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ اس کی بات پر فضل نے اسبات میں سر ہلایا اور دونوں آگے بڑھ گئے۔ پلیز آپ یہ بات کسی کو مت بتائیے گا، میں نہیں چاہتی کوئی پریشانی کا شکار ہو۔ تابش کے ساتھ چلتی ہوئی فضل گلوگیر انداز میں کہا۔ تابش کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھر کر معدوم ہوئی۔ ٹھیک ہے، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ یہ کہتے وہ دونوں اب گاڑی میں سوار ہو چکے تھے۔ تابش فضل کو چھوڑ کر حاشر کے گھر آیا تھا۔ اس نے دروازے پر دستک دی تو کھولنے والا کوئی اور نہیں، حاشر ہی تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ گھر پر اس وقت کوئی ملازم موجود نہیں۔ تمہیں سکون نہیں کیا اپنے گھر پر؟ جب دیکھو یہاں ہی پائی جاتے ہو۔ حاشر دروازہ کھولے کچن کی طرف آیا۔ اس نے سیاہ رنگ کی آدھی بازوؤں والی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ تابش خاموشی سے آ کر صوفے پر برآزمان ہوا۔ حاشر کو اچنبھا ہوا، اسے تابش کی خاموشی سے کچھ اچھی علامت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ 2 گلاس اورنج جوس کے کانچ کی میز پر دھرے اور پرسوس نظر سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا ہوا، خیریت ہے؟ تم کچھ پریشان لگ رہے ہو۔ تابش نے اس کی طرف دیکھا اور اسی وقت ایک سوچ ابھری، کیا اسے بتا دینا چاہیے فضل کی حالت کے بارے میں؟ اور اس کا جواب اسے مل چکا تھا۔ مجھے کچھ بتانا ہے تمہیں۔ حاشر حیران کن نظروں سے دیکھنے لگا۔ بولو، کیا بات ہے؟ بات فضل کے متعلق ہے۔ فضل کے ذکر پر اس کی آنکھوں میں حیرانی اٹھی۔ کیا ہوا فضل کو، وہ ٹھیک تو ہے؟ حاشر کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ فضل کو ڈرگس پر لگا دیا گیا ہے۔ سر جھکائے گوشے گزار کیا۔ حاشر کو لگا اسے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے۔ تم ہوش میں تو ہو، کیسی پاگلوں والی باتیں کر رہے ہو؟ تم نے جو بھی سنا ہے وہ ایک دم ٹھیک سنا ہے۔ جنہوں نے رامس کو قتل کیا تھا، یہ سب انہی کا کیا دھرا ہے۔ حاشر نے نفی میں سر ہلایا۔ فضل کے بابا کیوں انہیں ڈرگس پر لگائیں گے؟ میں مان ہی نہیں سکتا۔ تابش ایک پل کو اسے دیکھ گیا جو اب اس کے سامنے چکر کاٹ رہا تھا۔ رامس کا قتل ان کے بابا نے نہیں، کسی اور نے کیا ہے۔ حاشر چلتے چلتے ایک دم رکا اور اسے دیکھنے لگا۔ تو پھر کس نے کیا ہے؟ وہ میں کسی اور دن بتاؤں گا۔ حاشر نے گہری سانس کھینچی اور اس کے ساتھ بیٹھا۔ کب سے ہو رہا ہے ان کے ساتھ یہ؟ حاشر کو اپنے اندر ایک عجیب سا درد اٹھتا ہوا محسوس ہوا، دل عجیب لے پر دھڑک رہا تھا۔ گزشتہ 1 مہینے سے، اور تابش نے پوری داستان اس کے گوشے گزار کر دی تھی۔ وہ خاموشی سے بیٹھا تھا، تب اس کی سماعت میں تابش کی آواز گونجی۔ کیا اب تم انہیں پسند کرو گے، اتنا سب ہونے کے بعد بھی؟ وہ سوالیہ نگاہوں سے دیکھے جا رہا تھا۔ تابش، محبت میرے دل کے اندر پلنے والا وہ احساس ہے جسے میں چاہ کر بھی نہیں نکال سکتا، اور فضل کو تو میں دل میں محفوظ کر چکا ہوں، کہاں میں خود بھی نہیں جانتا۔ مجھے دکھ ہے اس بات کا کہ میں اپنے دل عزیز کی حفاظت نہیں کر سکا، اور ان کے ساتھ جو کچھ ہوا اس سے بے نیاز رہا۔ تابش، درد ہوتا ہے مجھے، لیکن قسم کھاتا ہوں میں فضل کو بچا لوں گا، انہیں واپس زندگی کی طرف لے آؤں گا۔ بالآخر آج اس نے اپنی محبت کا اعتراف کر لیا تھا۔ یہ سب کہنے کے بعد ایک سکون برپا ہوا تھا اس کے جسم میں۔ تابش یکٹک ہی اسے دیکھے گیا۔ وہ سر جھکائے ہوئے اٹھا، ایک نظر حاشر پر ڈالی اور خاموشی سے نکل گیا۔ اسے ابھی بہت کچھ کرنا تھا۔ حاشر اس سے بے نیاز اپنی سوچوں میں گم رہا۔ حاشر کا دل گھبرا رہا تھا تو وہ ساحل سمندر پر آ گیا۔ ہوا کے بعد سیاہ شرٹ پھڑپڑا رہی تھی۔ یہاں کی ٹھنڈی ہوا اس کے جسم کو تر و تازہ کر رہی تھی، لیکن دل، اس کا کیا؟ دل تو مطمئن نہیں تھا، اور جب آپ کا دل ہی مطمئن نہ ہو تو کیا فائدہ اس تر و تازہ ہوا کا؟ ذہن کے پردوں پر ایک منظر کئی بار اجاگر ہو رہا تھا۔ لہروں کی طرف نظر جمائے تو منظر وہاں چلنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ خود کو اسی میں محسوس کرنے لگا۔ وہ سربراہی کرسی پر سفید شرٹ ساتھ سیاہ پینٹ پہنے، بال ماتھے پر جمائے ہوئے برآزمان تھا۔
اس کے سامنے شہد آنکھوں والی لڑکی شلوار قمیض میں ملبوس دوپٹہ سر پر جمائے، سر جھکائے ہوئے، ہاتھ آپس میں باندھے ہوئے کچھ پریشان سی بیٹھی تھی۔ حاشر کی نظریں سامنے پڑی ہوئی فائل کے ورگردانی کر رہی تھی۔ وہ گاہے بگاہے اس لڑکی کی طرف بھی دیکھ لیتا، فائل سے نظریں ہٹاتے ہوئے اسے میز پر دھرا، دونوں ہاتھ باہم پھنسائے ہوئے پرستائش نظروں سے اسے دیکھے گیا۔ آپ نے بہت متاثر کیا ہے مجھے، آپ کا تعلیمی ریکارڈ بہت اچھا ہے، مگر ایک چیز کی کمی ہے، وہ یہ کہ آپ کا تجربہ نہیں۔ فضل نے اس کی طرف دیکھا۔ سر، کہیں نہ کہیں سے تو شروعات کرنی ہے، تبھی تو تجربہ آئے گا۔ حاشر نے خاموشی سے اس کی بات پر سر ہلایا۔ فضل کو اندر ہی اندر اس کی خاموشی سے خوف محسوس ہونے لگا۔ کیا وہ اس بار بھی ریجیکٹ کر دی جائے گی؟ لیکن لگتا تھا حاشر نے اس کی سوچ پڑھ لی تھی، جب ہی بولا، اوکے، آپ اگلے ہفتے سے جوائن کر سکتی ہیں۔ اس کی خوشی کا حال ایسا تھا جیسے اسے زندگی دے دی گئی ہو۔ آخر کار زندگی کی ایک تکلیف کم ہو چکی تھی۔ شکریہ۔ مسکرا کر سر کو خم دیتی ہوئی وہ لڑکی باہر نکلی، اور کچھ ہی ہفتوں میں وہ لڑکی حاشر کی نظروں میں نمایاں ہو گئی۔ اس کا لیا دیا انداز، کام کے معاملے میں سنجیدگی اور سب سے بچ کر رہنا اس کو ممتاز بناتا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے کب حاشر اس کے ان عادتوں کا اسیر ہو گیا معلوم نہ ہوا۔ وہ گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سے حال میں لوٹا اور آس پاس نظر دوڑائی، پھر واپسی کی راہ پر گامزن ہو گیا۔ آئرہ اپنے کمرے میں مدھم روشنی کیے ہوئے پلنگ سے ٹیک لگائے ہوئے ایک کتاب سینے پر دھرے ہوئے پڑھنے میں مہو تھی، بال کھول کر پلنگ پر پھیلا رکھے تھے۔ اس کے آس پاس خاموشی کا راز تھا۔ کتاب پڑھتے ہوئے اپنی سوچ میں گم تھی، تبھی ساتھ پڑا ہوا اس کا موبائل تھر تھرانے لگا۔ اس نے کتاب سے نظریں ہٹا کر موبائل کی جانب غصے سے دیکھا۔ اسے اس طرح اچانک سے کال کرنے والے نے شدید اشتعال میں ڈال دیا تھا، کیونکہ اس نے اس کے اور کتاب کے بیچ میں خلل پیدا کیا تھا۔ کتاب ایک سائیڈ پر رکھی اور بال کان کے پیچھے اور سے موبائل کان سے لگایا۔ جی، کون محترم بات کر رہے ہیں؟ آپ کو معلوم نہیں لڑکیوں کو اس وقت فون نہیں کیا جاتا؟ پیچھے والے انسان کی بات سنے بغیر روانی سے شروع ہو چکی تھی۔ آئرہ، تم سے کچھ پوچھنا ہے۔ تابش کی سنجیدہ آواز گونجی۔ آئرہ کو کسی انہونی کا گمان ہوا۔ اس کا پہلا شک معروف کی جانب غالب ہوا، کہیں انہیں کچھ ہو تو نہیں گیا۔ آئرہ نے اپنی سوچ کی نفی کی۔ اس سارے عمل میں اسے ایک بار بھی فجر کا خیال نہیں آیا۔ کیا ہوا، سب خیریت؟ اس نے پلنگ سے اٹھ کر لائٹ جلائی اور دوبارہ اپنی جگہ پر بیٹھی۔ تمہیں فجر کے بارے میں کچھ علم ہے؟ آئرہ کو اچنبھا ہوا۔ میں کل کے بعد اس سے نہیں ملی ہوں، کیوں؟ اس نے آئینے میں نظر آتے ہوئے اپنے عکس کو دیکھا۔ کیا کل کے دن میں فجر کی طبیعت بگڑی تھی؟ اور اسی وقت آئرہ کے ذہن میں کل کا سارا دن گھوم گیا۔ کل اس کی طبیعت کا بگڑنا، ہاسپٹل، اس کی باتیں، اس کا رونا، سارا مناظر ایک کے بعد ایک ذہن کے پردے پر اجاگر ہوئے۔ مجھے جواب دو آئرہ، اس کے آواز پر آئرہ حال میں آئی۔ ہاں، کل جب ہم ملے تھے تو اس کی طبیعت خراب ہوئی تھی، لیکن مجھے ہی بتاؤ، یہ سب کیوں پوچھ رہے ہو؟ کیا سب ٹھیک ہے؟ فضل ٹھیک ہے؟ اور تابش کو اس کے جواب کی تصدیق مل چکی تھی۔ ایک سرد آہ بھری۔ آئرہ اس کے جواب کا منتظر رہی۔ فضل کو ڈرگس پر لگایا گیا ہے۔ تابش کے جواب پر آئرہ کو لگا جیسے ایک پل کو اس کی دنیا ہی رک گئی ہو۔ وہ ایک سکتے کے عالم میں داخل ہو گئی، آنکھیں سخت، لب آپس میں بھیجے ہوئے، اور ہاتھوں میں گہری کپ کپی تاری ہوتی نظر آ رہی تھی۔ کیا کیا مطلب تم ہوش میں تو ہو؟ اسے سمجھ نہ آیا وہ کیا کہہ رہی تھی۔ تم نے جو سنا ہے وہ بالکل صحیح سنا ہے آئرہ، ابھی کچھ دیر پہلے ہی میں ان سے مل کر آ رہا ہوں۔ آئرہ کو اس کے کہنے پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ بڑی مشکل سے وہ اس کے الفاظ سن پا رہی تھی۔ جب میں نے ان کی بات سنی تو ایک پل کو تو میں بھی۔ تابش کے پاس الفاظ مدغم ہو چکے تھے۔ آئرہ اٹھ کر کمرے میں چکر کاٹنے لگی۔ کل جب میں اس سے ملی تو پہلے سے کہیں زیادہ کمزور نظر آئی، آنکھوں کے نیچے ہلکے سوکھا چہرہ۔ شروع میں مجھے محسوس ہوا کہ وہ رامز کی وجہ سے اس طرح ہو چکی ہے، لیکن جب اس کی طبیعت خراب ہوئی اور میں ہاسپٹل لے کر گئی تھی تب مجھے اس کی حالت پر شک ہوا تھا۔ اس نے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو اس پر پسینے کی ٹھنڈی بوندیں تھیں۔ تو تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ تابش کی آواز میں غصہ تھا۔ آئرہ کے پاس لفظوں کا تسلسل نہیں رہا، اس کی زبان تالو سے چپک گئی۔ مجھے اس وقت سمجھ نہیں آیا، اسی لیے نہیں بتا سکی۔ آئرہ نے کسی مجرم کی طرح سر جھکایا۔ خیر، اب اصل کہانی اس ڈرامے کے بعد ہی معلوم ہوگی۔ تابش فون کاٹنے ہی لگا تھا جب وہ کہہ اٹھی، کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ تم دونوں کے بیچ کیا طے ہوا ہے؟ آئرہ نے بمشکل تھوک نکلا۔ تابش کچھ دیر خاموش رہا، پھر گویا ہوا، فی الحال تو ابھی نہیں بتا سکتا، کیونکہ میں کام سے جا رہا ہوں، واپس گھر آؤں گا تو بتا دوں گا۔ تابش اس کی سنے بغیر فون کاٹ چکا تھا۔
कुछ देर बाद आयरा जाए नमाज बिछाए उस पर नमाज की हालत में बैठकर दुआ गो थी। या अल्लाह, मेरे दोस्त की ज़िंदगी में पहले ही बहुत आजमाइश है, खुदारा और आजमाइश उसे मत दे, वो मर जाएगी, मुझे उसकी ये हालत देखी नहीं जाती। वो चेहरे पर हाथ लिए अपने दोस्त के लिए दुआ करते हुए आंसू बहा रही थी। आपकी ज़िंदगी में एक दोस्त का मौजूद होना बहुत ज़रूरी है, जो आपकी तकलीफ दे यादों में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो। उसे आपकी तकलीफ़ों का मालूम हो, उसे ये भी मालूम हो कि आप किन किन हालात का शिकार हुए हों। फजल खुशकिस्मत थी क्योंकि उसकी ज़िंदगी में भी एक ऐसी दोस्त लिख दी गई थी। कभी कभी बिन मांगे ही कुछ अनमोल मोती आपकी झोली में डाल दिए जाते हैं। अब आप पर है, आप उस मोती को संभालते हैं या नहीं। आयरा नमाज से फारिग हुई तो दिमाग में पनपते हुए एक ख्याल को हकीकत पर अमल करने का सोचा। जब से उसकी बात ताबिर से हुई थी, तब से अब तक चैन मौसर नहीं था। वो जाए नमाज को तय करके ड्रेसिंग टेबल पर धरे हुए मोबाइल की जानिब आई। उसमें मौजूद फजर का नंबर तलाशने लगी थी। काफ़ी तगोदो के बाद उसे मिल चुका था और अब वो मोबाइल कान से लगाए हुए घंटियां सुनने में मगन थी। दुपट्टे ने उसके मुकम्मल सरापे को ढांप रखा था। न जाने क्यों, लेकिन फजर उसकी कॉल का जवाब नहीं दे रही थी। उसने एक बार फिर कॉल मिलाई, लेकिन वही पीछे से मशीनी आवाज़ में कुछ कहा जा रहा था। आयरा ने झुंझलाकर मोबाइल पलंग पर फेंका और एक बार फिर वो कमरे में चक्कर काटने लगी। जी, तो यहाँ करते हैं इस एपिसोड का एंड और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में।